अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर अफजी शान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन मैच देखकर आप सब हैरान हो गए होंगे, क्योंकि सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जो कि चैंपियंस रहे हैं, हमेशा हर टूर्नामेंट में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट के इम्पॉर्टेंट मैच में यानी सुपर 8 के मैच में अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना हो गया। क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई है। अगर हम गुलबदीन की बात करते हैं या जितने भी प्लेयर्स अफगानिस्तान से खेल रहे थे, टीम वर्क नजर आया और हमें देखा कि किस तरह से उन्होंने मैच अपने नाम किया। उमर, व्हाट आर योर फीलिंग्स? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब इंडिया और बांग्लादेश को देखा तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जीतेगा। डेफिनेटली इंडिया जीत गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे ये मैच, तो ये भी इसमें भी वाज़ेह था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता है, मगर सडनली जस्ट अफगानिस्तान टुक दैट। देखिए, अफगानिस्तान ने जब वो अपनी कैंपेन शुरू की तो एक वैलिड अंदाज से कैंपेन शुरू की और लग रहा था कि इस बार उनका टारगेट जो है वो बड़ा है। और आप ये देखें कि अपने पहले 3 मैच इब्तदा के जीते, उसके बाद हाँ वेस्ट इंडीज से हारे, फिर उसके बाद इंडिया से हारे, लेकिन अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई इन्होंने फिर जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। आप इसको सारी बात है अपसेट तो नहीं कह सकते क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन ऑब्वियसली शॉक दिया है ऑस्ट्रेलिया को कुछ 27 रन से हराना। और ऑल ऑफ अ सडन ये बिल्कुल ही वन साइड कॉन्टेस्ट बन गया। शुरू में देखें ये इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि इनकी एपिक जोड़ी है, उन्होंने एक बार फिर लोहा बनवाया। और आप ये देखें कि 111 रन की पार्टनरशिप की इन्होंने। आसान बात थोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के देखें जो तगड़ी बॉलिंग अटैक है, देखिए आज स्टार्क नहीं थे तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं जो है शायद थोड़ा उससे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि स्टार्क जो है ऐसे बॉलर है जो कि फुल लेंथ डिलीवरी करते हैं और टो क्रशिंग यॉर्कर्स कर सकते हैं और इब्तिदा में पावर प्ले में वो आपको ब्रेक थ्रू दे सकते थे। नहीं, तो इट मींस कि अफगानिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर नहीं है, चाहे वो उनका बेहतरीन प्लेयर है, तो वो अफगानिस्तान के हाथों, यानी उनका क्या इन्हिसार सिर्फ एक ही प्लेयर पर था। इंतजार की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर भी क्योंकि देखें ना 111 रन बनना एज ए ओपनिंग प्लेयर बनाना उन्होंने, तो वो एक टर्निंग पॉइंट वहाँ से हुआ है। अगर कोई 1-2 अर्ली विकेट गिरी होती तो शायद और ज़्यादा, हालांकि 140 रन तक महदूद रखा उनको। हाँ। लेकिन ये है कि पिच बड़ी डिफिकल्ट थी और जिस तरह क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, दोनों ओपनर्स ने टाइम लिया लेकिन स्टे रहे, विकेट नहीं लूज की और यही एक लेवरेज दिया। एंड पे थोड़ी वोबल की अफगानिस्तान की बैटिंग। आप ये देखें, एक इंपॉर्टेंट बात ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से 2 इंपॉर्टेंट बातें, उनमें से एक बात ये है कि पैट कमिंस ने एक बार फिर हैट्रिक की है। उन्होंने राशिद खान को आउट किया, करीम जन्नत को आउट किया, मोहम्मद नबी को आउट किया और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल हु इवेंचुअली लव्स टू बैट अगेंस्ट अफगानिस्तान। वनडे तो अलहदा बात है, जो 200 एपिक उन्होंने रन स्कोर किए थे, लेकिन 3 T20 50 में से वर्ल्ड कप में 2 अफगानिस्तान के खिलाफ रन की और 59 उन्होंने किया। और गुलबदीन नाइब को क्रेडिट है, पेशावर में काफ़ी अर्सा उन्होंने क्याम किया और आज 4 विकेटें ली उन्होंने और उनमें से बिग विकेट्स ली। कमिंस को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया, स्टोनिस को आउट किया, टिम डेविड को आउट किया। तो दिस शोज के उनकी एनर्जी देखे, वर्फ चेक करें उनका। और ऑब्वियसली इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान। आप मेरे सारे आप रिकॉर्ड्स उठा लें वीडियो स्टेटमेंट्स के लिए। मैं कहता था कि अफगानिस्तान जो है इस बार जा रही है और आप कहती थी नहीं उमर आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप चेक करें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी गेम ऑन है। इंडिया तो 4 पॉइंट्स है, बाकी टीमों के अभी तक 2 पॉइंट्स है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच होगा। अज्यूम कर ले कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और फिर वहां से बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराता है, लेकिन बड़े मार्जिन से, तो बांग्लादेश भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। तो गेम ऑन है और सिंपल इक्वेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से मैच जीते तो जिसके ज्यादा चांसेस है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट बेहतर है। जिस टीम के बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो टॉप 4 में है, वो डेफिनेटली इंडिया तो है जी। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखते हैं कि छोटी टीम्स में अगर हम जाते हैं, या चले बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई एक छोटी टीम है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एंड लोग नाराज होते हैं कमेंट सेक्शन में काफी। नहीं, नाराज होना बनता भी है। उसकी वजह ये है
कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से अपना ये टूर्नामेंट खेला है, इससे पहले का टूर्नामेंट आज खेला तो है, वीकेंड भी बांग्लादेश है, ने आज जिस तो तरह से काबली खेला पुलाव बनता है, बड़ी देग बनती है, बिग कॉल्ट्रा। सो वी बिलीव कि अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर नो मोर द वीक टीम्स। और अगर हम बात करते हैं बाकी टीम्स की जिनमें यूएसए था या आज मैच है युगांडा इंग्लैंड था, के साथ पीएनजी उनका। था, तो वो निस्बतन नई टीम्स थी। सो अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स, एटलीस्ट आई थिंक वी कैन से कि दे हैव वर्क बेटर देन पाकिस्तान, बिकॉज इन दिस टूर्नामेंट उनके भी बहुत बड़े मुकाबले थे। बांग्लादेश निस्बतन आप कह लें कि मुश्किल एक ग्रुप था, अफगानिस्तान एक मुश्किल ग्रुप था, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर सुपर 8 में आना एक इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो आई डोंट कंसिडर दैट टीम्स कि वो वीक हैं, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया उनसे स्ट्रॉन्ग है, इंडिया स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा। एक नज़र आता है कि टॉप 4 में डेफिनेटली ये टीम्स होंगी। 2000 तो उनमें इंडिया तो आई मेक श्योर कि इंडिया तो है, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा नज़रें थी कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में हो सकता है। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी अपनी राय में ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान देखें आप उन्हें कि कमज़ोर कर गया है कहीं ना कहीं। सो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि टॉप 4 में हमें कौन सी टीम जाती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, एक तो आज जो है यूएसए और इंग्लैंड का मैच है, ठीक है, और इंग्लैंड को 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं, और कल जो है फिर साउथ अफ्रीका का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और उसमें ये डिसाइड हो जाएगा अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता है साउथ अफ्रीका से तो वो तो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट उनका बहुत ज़बरदस्त है। बाकी इंग्लैंड को आज 2 पॉइंट हासिल करने हैं ताकि वो अलाइव रखे अपनी होप्स। नेट रन रेट तो बात की बात है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ इनका फिर वो मुकाबला होगा नेट रन रेट का, अगर वेस्ट इंडीज़ हराती है। अगर साउथ अफ्रीका पहुँच जाता है, मतलब सॉरी जीत जाता है कल का मैच, तो वो तो वैसे ही अनबीटन रहेगा ना, और वो सेमीफाइनल में आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। वेस्ट इंडीज़ फिर बाहर हो जाएंगे। तो खैर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। कल जब इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने थे तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद बांग्लादेश अगर अपनी विकेट्स बचाता है तो कुछ कर सकता है, मगर देन फाइनली ऑफ कोर्स जैसे कादिर ने कहा कि 50 रन से इंडिया मैच जीतेगा, एंड द प्रेडिक्शन केम ट्रू के 50 रन्स के साथ 50 रन्स के मार्जिन के साथ इंडिया वन द मैच। एंड डेफिनेटली ठीक है, मुकाबला नज़र आना चाहिए, मगर एक डिफरेंस भी नज़र आना चाहिए, वन साइडेड टीम नहीं होनी चाहिए। सो कमिंग टू द इंडिया एंड बांग्लादेश मैच, उमर व्हाट डू यू थिंक कल के मैच में बांग्लादेश से अगर हम देखें तो आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगा कि जिसने जान मारी है कल की टीम में? देखिए, जान तो मारते हैं, उनमें से काफ़ी प्लेयर्स जान मारते हैं, जैसे कि रिशाद ने जान मारी कल तंजीम ने जान मारी बॉलिंग में, लेकिन इतनी ओवरऑल बॉलिंग इतनी अच्छी रही थी उनकी, 196 करवा देना वाज अ ग्रेट डील, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लड़खड़ाई थी बीच में। आप देखें जब कोहली ने और शर्मा ने चांस लिया, इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की तो आउट हुए। उसके बाद फिर आप स्काई को क्रेडिट दें कि स्काई जिस तरह से खेलते आ रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर आप देख लें डुबे और पांड्या, जिस तरह से ये आप देखें ना, हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स हो तो हम ज़रा तसल्ली में रहे। अब इनके पास कोई ना कोई प्लेयर है जो कि इनको एक दूसरे को मतलब जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, बैक करता है। यही तो यूनिटी, यहाँ से तो यूनिटी डिफाइन होती है कि आप जो है अपने प्लेयर की कोई फ्लॉस है वो कवर करते हो और टीम खेलते हो ना, एज अ टीम खेलते हो। तो आप ये नहीं होता कि आप एक दो बंदे पर रिलाई करते हो, और ये इंडिया की खूबसूरती है कि आप डेप्थ है, बैटिंग में डेप्थ है और बॉलिंग में डेप्थ है। बॉलिंग में कल देख ले कुलदीप यादव ने जिस तरह से बॉलिंग की है, हालांकि T20 में इनके इतने स्पेशलिस्ट नहीं कंसिडर होते क्योंकि कोई इतने मौके नहीं मिले T20 में, लेकिन उसके बावजूद देखे 2 LBWs कर लिए उन्होंने, 4 ओवर में 19 रन दिए, 3 विकेटें ली। और बांग्लादेश को चाहिए था कि स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेले, क्योंकि ये वी ऑल नो, क्योंकि इनकी नेचर है कि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स होती है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, लेकिन यहाँ पे जो है चूक हुई है बांग्लादेश से। फिर देखिए, नहीं हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जितना भी अच्छा खेल लेता एक चीज़ पॉसिबल है कि जहाँ पर आपको इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं, आपको जसप्रीत बुमराह नज़र आता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब तक इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह है तो उनकी बॉलिंग को वीक साबित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि जसप्रीत बुमराह एक रोल प्ले करता है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर आकर विकेट्स लेकर जाते हैं। और इस बात का क्लेम आप देखें वसीम अकरम ने भी किया, मोहम्मद वसीम साहब ने भी किया, तमाम लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बुमराह हैज़ द वेरिएशंस ऑफ शॉट्स,
कि जिस तरह से वो अपनी लोगों मेरा को आउट मैं करते यहाँ हैं पे बात उसमें। स्पिनर्स की कर रहा हूँ, बुमराह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें आई तो मीन कोई टू दो से राय कि अगर आप देखें, अगर स्पिनर्स को अच्छा खेल भी लेते हैं बांग्लादेश तो भी अपनी विकेट्स नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया का ऑलरेडी बॉलिंग एज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम उनकी बैटिंग भी देखते हैं तो हमें अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि वो वीक पड़ रहा है, तो बाकी उनके तमाम प्लेयर्स उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश कल जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं यही बात कर रही थी कि इंडिया से जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये देखे ना कि एक बड़ा टोटल था, उसके बाद फिर इनको चार्ज लेना था, और चार्ज लेना आसान ऑब्वियसली नहीं था। फिर अर्शदीप भी थे और बॉलिंग में डेप्थ थी विद एक्सेप्शन ऑफ बुमराह भी। फिर आप ये देखें इस वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ता गया। फिर 16 से 17 का आस्क ग्रेट हो गया था मिड ओवर्स में, और इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है। और जहाँ तक हम बात करें कि एक रिएक्शन हम ऐड कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की हार के बारे में, तो इंडियन कमेंटेटर जो है, रिनाउंड कमेंटेटर हर्षा बोगले, वो ये बात कहते हैं कि सच अ वंडरफुल इमोशनल पिक्चर्स कमिंग थ्रू of Afghanistan beating Australia for the first time, another giant step forward for an embattled nation, such spirit, such energy, such desire। और एक और ट्वीट में उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव से कि उनका अगला मैच है इंडिया से, इसलिए कि इट वॉन्ट बी ईजी फॉर ऑस्ट्रेलिया, दे नाउ हैव टू गेट ऑन अ चार्टर फ्लाइट and those schedules can be very unpredictable here, get to St. Lucia, drive an hour and a half to the hotel, then wake up early to play India at 10:30 PM। नहीं, आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपने मैचेस अभी तक जीतता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अफ़गानिस्तान से हार का जो एक परेशानी है, परेशान कुन मरहला है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट्स के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इंडिया हैज़ एंड व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज़, इट डजंट मैटर कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, एक वर्ड आप बोलते हैं कंटेंडर्स, राइट? तो डिफरेंस हम देखते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि नहीं, इंडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा सकता है इसके बाद। ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए भी, बिकॉज अगर हम देखें 2023 के फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच जीत लिया, सारी एक मेहनत इंडिया की, तमाम मैचेस इंडिया जीतता आया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो मैच लेके, तो वो तकलीफ बहुत बड़ी थी। वो एक एक ऐसा फेस कि यू आर क्लोज टू द ट्रॉफी एंड यू जस्ट लॉस्ट दैट। तो ये एक मौका है, यहाँ पर हमें अगेन वो एक चीज़ रिवाइज होती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा ऐसा हो सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हो और इंडिया इस बार बाजी ले जाए। बिकॉज पाकिस्तान तो अब है नहीं, हमारी होप्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं टीम से, टूर्नामेंट से बाहर हो गया और अब तो मेरे ख्याल से वापस भी आ चुके हैं। अब तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जारी हैं, यहाँ पर अब केसेस हो रहे हैं, किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके जवाबात मिल रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। मगर अगर हम बात करते हैं इस वक्त टूर्नामेंट की, तो आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया इस बार ना कर पाएगा। नहीं, मेरा अगर अपना जो टेक है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। और उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो गिव अप करने वाली नहीं है। ठीक है, आज नहीं था दिन उनका, हार गए वो 27 रन से, ठीक है, वो आया हुआ था दिन। अब हम इस तरह तो नहीं ना, हम जिस तरह अपना रोना पिट रहे थे कि यूएसए से हम हारे, क्योंकि हम क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले ही, तो एक बात ये थी। और यूएसए जो है, या तो फिर हमने देखा हो कि हमने फाइट की हो सही यूएसए में, हम खुद अपने प्लेट हमने किया मैच, हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही थी, तो हमारी और वजह थी। ऑस्ट्रेलिया चलो हार गई, अब वेस्ट इंडीज भी 2016 में अफगानिस्तान के खिलाफ हारी थी, लेकिन वो चैंपियंस बने थे। तो क्या देखना ये है कि ये हार उनको मददगार साबित यकीनन करेगी, वो अपने हार से सीखेंगे, वो अभी भी सीखेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो जो मिस्टेक्स है उनको एड्रेस करेंगे और ओवरकम करेंगे। आप देख लीजिएगा इंडिया के खिलाफ, ऐसे तो ना कहें, वैसे भी ना कहें, इंडिया के खिलाफ आपको नहीं डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन टीम मिलेगी, आप देखना चले। मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि अब इस बार भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाजी ले जाए। इस बार मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी और मैं चाहूंगी कि इंडिया इस बार जीते। हाँ, अफगानिस्तान जिस तरह से अच्छा खेल रहा है, डेफिनेटली अफगानिस्तान को टॉप 4 में आना चाहिए। अगर अफगानिस्तान इस बार ट्रॉफी ले जाता बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि लेट्स सी, एक बड़ा कंपटीशन है कि कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 में जाती है। अगर हम तीनों टीम्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो इट्स अ बिग कंपटीशन राइट नाउ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है। अफगानिस्तान इटसेल्फ हैज़ प्रूव्ड कि कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कोशिश करते हैं तो कोई भी टीम आपसे मजबूत नहीं है।
द वे अफगानिस्तान हैज़ परफॉर्म। देखिए उन्होंने जिस तरह से न्यूजीलैंड को पहले डाउन किया, उसके बाद उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने डाउन किया, तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनमें कैपेसिटी है कि वो किसी भी लेवल पर आकर फाइट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के साथ मतलब वो वीक पड़ गए वहाँ पर। वो एक शुरू का एक एक चलता आ रहा है सिलसिला कि वो एक अंडर प्रेशर हो जाते हैं इंडिया के आगे। अगर हम उसके बाद बांग्लादेश को देखें तो वो भी इंडिया के आगे कमज़ोर पड़ गया। लेकिन मैचेस मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जैसे हम पहले कह रहे थे कि यूएसए में हमें कमज़ोर टीम्स भी खेलती हुई नज़र आ रही थी, मैचेस विन करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सुपर 8 में हमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो फाइनली इट हैज़ कवर्ड, बिकॉज अभी अफगानिस्तान ने जिस तरह से मैच जीता तो वो एक स्पेस हमें ख़त्म होती हुई नज़र आई है कल आज सुबह। ठीक है, अफगानिस्तान ने नो डाउट अबाउट डैट के क्रिकेट जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे खेली है और ये इम्प्रूव साइड बनती जा रही है कि मतलब एक प्लेयर्स एक दूसरे को समझ रहे हैं और अपने अपनी ड्यूटीज जो है अपने पोजीशन के मुताबिक वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। जस्टिफिकेशन की बात होती है, एक जगह प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो रन्स कर रहे हैं, लेकिन टीम नहीं जीत रही, तो रन्स कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मसला ये है कि आप ना सिर्फ रन्स करें, आप जस्टिफाई करें परफॉर्म। वो अफगानिस्तान की कर रहे हैं और ओपनर्स मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की तारीख है जो है बेस्ट ओपनर्स है, इब्राहिम ज़दरार और रहमानुल्लाह गुरबाज। और कोई भी टीम हो आप देख लें, निकाल लें आप, उनके खिलाफ रेसिस्टेंस दिखाए गए, अपने नेचुरल गेम खेले गए। गुरबाज हु लव्स टू अटैक एक्चुअली। और बात यह है कि पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ अटैक ही करेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा 50 ओवर के दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी अच्छी पार्टनरशिप की। फिर ये गुरबाज ने जो है ज़दरान ने गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। तो कहने की बात है कि ये अब डिफाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ T20 पे रह रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट को इम्ब्रेस कर रहे हैं। और यही होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो है ना सिर्फ एक फॉर्मेट में महारत हासिल करें बल्कि दूसरे फॉर्मेट्स में भी महारत हासिल करें। तो ये हम देख रहे हैं। मोहम्मद आबी अब कितना खेल लेंगे, एक बहुत वेटरन है, 2010 का भी वर्ल्ड कप ये खेले थे तो T20 का, और अब भी खेल रहे हैं, तो कितने वर्ल्ड कप्स खेल लेंगे? ज़ाहिर बात है एक वक्त आएगा वो चले जाएंगे या कोचिंग वगैरह पे लग जाएंगे। लेकिन खेप तैयार हो चुके हैं अफगानिस्तान की और प्लेयर्स आ रहे हैं। आज फजल हक फरूकी नहीं चले जो कि टॉप लीडिंग विकेट टेकर है अफगानिस्तान के, बॉलिंग की नहीं विकेट नहीं ली लेकिन बैकअप पे नवीरुल हक आज चल गए। आप देख लें उन्होंने 3 विकेटें ले ली। फिर आप गुलबदीन नायब को देख लें 4 विकेटें ली। फिर राशिद ने भी अपना रोल प्ले किया, इकोनॉमिकल बॉलिंग की। मोहम्मद आबी ने 1 ओवर किया और 1 रन दिया और 1 विकेट ली और पहली बॉल पे उन्होंने विकेट चटकाई। तो आप चेक करें कि हर प्लेयर जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और क्या चाहिए होता है एक टीम को। तो अफगानिस्तान बहुत अच्छा होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, डिजर्व तो कर रही है ये। लेकिन अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफगानिस्तान का बांग्लादेश के साथ जो मैच है उसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान का पलड़ा भारी होगा। लेकिन बांग्लादेश पुरानी टीम है, मूड में तो जीत जाएगी मैच क्योंकि उनके पास प्लेयर्स तो वो भी वेटरन्स हैं। लेकिन अफगानिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट है। आप क्या समझती हो, अफगानिस्तान जीतेगा बांग्लादेश जीतेगा? नहीं, अफगानिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि अब देखिए एक डिफरेंस नज़र आता है हमें अफगानिस्तान के बारे में। अभी हम देखें अगर तो हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी टीम हो सकती है, वो सरप्राइज़ कर सकती है आपको। मेरे ख्याल से अपसेट का वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगी अफगानिस्तान के लिए अब एटलीस्ट नाउ, लेकिन हम सरप्राइज़ का वर्ड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एक फेवरेट टीम होती है, आपको पता होता है कि ये टीम तो जीतेगी, लेकिन जब कोई दूसरी टीम उसके ऊपर हावी हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि यार इस टीम ने तो सरप्राइज़ कर दिया है, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से ये टीम जो है ये बाजी ले जाएगी। सो अगर हम बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, तो डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट अफगानिस्तान को जीतना भी चाहिए बांग्लादेश से। और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो उमर मैं याद कर रही थी कि जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया था तो बाबर की स्टेटमेंट आई थी कि मैं जितना धचका उन्हें पहुंचा अफगानिस्तान से हारने के बाद, वो किसी भी चीज़ का उन्हें आज तक ऐसा इस तरह से वो ब्रेक नहीं हुए हैं। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी टीम है कि उन्होंने एक चैम्पियंस रहे हैं। वो इससे पहले का टूर्नामेंट उन्होंने ODI विन किया है और आप ये देखें कि उनके लिए कितना बड़ा एक धचका होगा कि वो अफगानिस्तान से हार गए हैं। बिकॉज डेफिनेटली वो जिस तरह USA से पाकिस्तान जब हारा तो हम हैरान हो गए, वही चीज़ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की भी होगी। मतलब आई वॉज नॉट सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया एट ऑल, लेकिन ये कि स्टिल आई वॉज फीलिंग कि दैट यार ये कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। द थिंग यू रिमेंबर कि USA और पाकिस्तान के मैच में जब हम लोग थे, हम लास्ट मोमेंट तक हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि नहीं पाकिस्तान नहीं हार सकता, नहीं ये नहीं हो सकता।
लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हार गया। द सेम थिंग हैपेंड कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, कि ऑस्ट्रेलिया चाह के भी कुछ ना कर पाए, बस ढीले हो गए अफगानिस्तान के आगे। देखिए मेरा दच का जो है पाकिस्तान को खाने का शौक होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए वंस इन अ ब्लू मून आप वाली बात है, वाली कोई बात है। वंस इन अ ब्लू मून है, बस और सब आप ये खत्म हो गया। नहीं देखें 2007 में जो है T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी ऑस्ट्रेलिया हारा था, तो क्या ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गई है? ऑस्ट्रेलिया इतनी इनविंसिबल फोर्स है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, हो गया है ये। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अफगानिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली है और बहुत फाइट वो कर रहे हैं, और मैं तो पहले से डे वन से कह रहा था किसी टीम को हराने की सलाहियत रखती है अफगानिस्तान की साइड, और खुशी होती है कि अपने ये हमसाए, अपने भाई ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और दिल वाकई खुश होता है इनके साथ, क्योंकि चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करें, और इनमें स्पार्क है, ये स्पार्क को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को चले ये शिकस्त हो गई है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे गए हैं, हथियार नहीं वो फेंके गए। वो इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट साइड आपको नजर आएगी, वो टूटे हुए नजर नहीं आएगी। वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनकी वो हैबिट ही नहीं है कि गिव इट अप कर दे। वो आप लिख लें, अभी अगले हफ्ते उन्होंने इंडिया से खेला है, और क्या वो बाउंस बैक करते हैं? इस तरह नहीं करते। आप लिख लें, करेंगे? नहीं करेंगे, चले देख बार कर लेते हैं। इस बार तो इंडिया को मैच जीतना चाहिए भाई, बहुत हो गया। इस बार तो इंडिया को मैच, इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो बस कर दो भाई। आप लोग भी थोड़ा समझ जाओ, अफगानिस्तान से हार गए हैं, अब कहीं ना कहीं फॉर्म खराब हो रही है। अगर न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, जो कि एक फेवरेट टीम समझी जाती है, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया भी वीक पड़ सकता है। नहीं, मैं नहीं ये समझता। उसकी वजह ये है कि देखो और न्यूजीलैंड, आप तो पाकिस्तान के बारे में भी कहते थे कि पाकिस्तान यूएसए से हार नहीं सकता। देखिए वो तो बहुत ज्यादा ही जो है दचका था ना, मैंने कहा हम तो दचका खाने की आदत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में आपको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा? मुझे ये जरूर उम्मीद थी कि मतलब जो है डगमगाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान ये कर सकती है, क्योंकि एक न्यूजीलैंड को 84 रन से हराना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो के लिए मैं समझता हूँ उसने एनर्जी दी है इनको, क्योंकि जब उन्होंने युगांडा से अपना पहला मैच खेला और 124 रन से हराया, तो बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी टीम जो है ना, वो एक एसोसिएट टीम को हराने की वफा मतलब जस्टिस कर रही है कि इस तरह हराना चाहिए एक एसोसिएट टीम को। तो वो एक क्रिकेट बहुत तगड़ी खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत तगड़ी है। और T20 का हम अक्सर बात करते थे, वर्ल्ड कप से पहले भी हमने मेंशन किया ही है कि मतलब जो है ना, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज सूट करती है, T20 क्रिकेट खेलना ये पसंद करते हैं। और बाकी अगर जदरान जैसे और गुरबाज जैसे टेक्निकल साउंड प्लेयर्स में, आज खासतौर पर जदरान की टेक्निक अगर बात करें तो इतनी अच्छी टेक्निक है, बिजी प्लेयर है, लव्स टू स्टे ऑन द क्रीज। और यही बात होती है, जब आप क्रीज में स्टे करो तो खुद ब खुद जो है ना वो रन्स आते हैं, अगर आप इंटेंट के साथ तो क्रीज पर तो बाबर आजम ने भी स्टे किया लास्ट आयरलैंड के मैच में। रन्स तो फिर शाहीन ने ही बनाए, मैच तो उन्होंने ही हमें लेकर गए हैं किसी पोजीशन पर। सिर्फ क्रीज पर मौजूद रहना कुछ नहीं होता है, आपको रन्स भी बनाने पड़ते हैं। T20 है, टेस्ट नहीं है। क्रीज पे मौजूद रह के आप रन्स करते हो ना, ये नहीं कि आप ये बात ना करें। आपकी बात करके जो है ना, वो हमारे बहुत से टॉप क्रिकेटर सिर्फ क्रीज पर रहना प्रेफर करते हैं। बात को नहीं आप समझे नहीं हो, आप मैंने समझना ही नहीं है बस पाकिस्तान के बारे में जो भी बात है, बस छोड़ें इस बात को। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स की अभी बात हो रही है जिस तरह से, तो उमर लेट मी टेल यू कि हम इससे पहले बात कर रहे थे बाबर आजम पर जो ब्लेम एलिगेशंस लगी कि उन्होंने मैच जानबूझकर हारे हैं, या जो भी अल्फाज है मुबशर लुकमान ने बोले। तो बाबर आजम ने उसके रिस्पांस में उनको नोटिस भेज दिया है कि उन्होंने उन पर डेफामेशन का आई गेस केस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बताया कि उन्होंने पे गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इस वक्त बाबर आजम ने उन पर केस कर दिया है और मुबशर लुकमान को आड़े हाथों ले लिया है। यानी कि अब उन्हें जवाब देना है, उन्हें वो सारे सबूत दिखाने हैं, उनको रीज़न बतानी है कि क्यों उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने ये मैचेस, या जो भी उन्होंने जिसका भी नाम लिया, उसकी रीज़न उनको बतानी पड़ेगी। सो इट टेल्स कि अगर आप बिला वजह बैठकर यूट्यूब पर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपकी एक ग्लोबल व्यूअरशिप हो, या कोई भी आपको सुन रहा हो, और आप वहाँ बैठकर ये बात कर दें, आप किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, तो वो समटाइम्स आपके गले भी पड़ जाता है। बिकॉज सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई ऐसी बात करनी है जो डिफरेंट लगे, या उससे आपकी व्यूअरशिप आए, या आप वायरल हो जाएं। ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, बिकॉज आपको हकाइक के साथ आप बात करें तो मुनासिब होता है। मतलब देखें, हम लोग भी तनकीद कर रहे हैं, बाबर आजम पर हमने बहुत बात की है, पाकिस्तान टीम पर हमने बहुत बात की है, मैनेजमेंट पर की है, बोर्ड पर की है, सिलेक्शन कमेटी पर की है, चेयरमैन पर की है, लेकिन किसी की भी दिलाजारी करने की हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। हमने कोई भी किसी पर झूठा एलिगेशन नहीं लगाया। सो इट शोज़ के हाउ प्रोफेशनल यू आर, राइट,
कि मुबशर लुकमान एक इतना बड़ा नाम है, तो आपको अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको दलाइल के साथ बात करनी चाहिए, और अगर आपके पास दलाइल नहीं है, आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको सूट करता है कि आप किसी भी मुल्क के बारे में ऐसी बात करें, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर ओन कंट्री पाकिस्तान। तो बाबर आजम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इट वाज द राइट डिसीजन टू ब्लेम हिम लाइक दैट। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप जो है अपनी डोमेन में रहे। आप अगर आपने वीडियोस वगैरह बनानी है, आप किसी और टॉपिक में बना लें, पॉलिटिक्स वगैरह में बना लें, अगर आपको ज़्यादा ही है तो फिर आप कोई एविडेंस दे, शवाहिद दे। बाबर आजम से 10,000 इख्तलाफात हो सकता है उनकी बैटिंग पे और सारी चीज़ों पे, लेकिन खुदा न खास्ता आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह का ये इल्ज़ाम लगाए। अगर आप लगा रहे हो तो भाई प्रूफ लेके आओ। इस तरह अब आपको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये इसी वजह से जो है ना, हमारे जो है ना लोग बेजार हो जाते हैं क्रिकेट से कि यार ये इस तरह की बातें जो है फजूल में आप फेक रूमर्स आप स्प्रेड करते हो। क्रिकेट है, उसको क्रिकेट लेना चाहिए। बुरा दिन आता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, आता है। जिस तरह हारे हैं, हमें भी अफसोस है, ज़ाहिर बात है। ये गवाह है, ये लोग सारे वीडियोस भी गवाह है इस चीज़ की कि किस तरह से हम भी जो है दुख में मुब्तला हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इल्ज़ाम लगा दो इस तरह का और विदाउट एनी प्रूफ, तो यू गॉट टू प्रूव एज वेल। ये इस तरह बस कर दे। क्रिकेट एक खूबसूरत खेल है, एक वाहिद खेल रह गया हमारे मुल्क में जो लोगों को इंगेज रखता है, यूनाइट करता है। अगर आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाओगे तो फिर आप ना सिर्फ क्रिकेट का अपना भी नुकसान करोगे। तो इसके हर एक जो भी बंदा ये इस तरह की बातें करता है उससे नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी डोमेन में काम करें और अच्छे मैसेजेस दें। ये बिला वजह फेक्स चीज़ों को ना स्प्रेड करें या एविडेंस दें। अच्छा, अज़हर महमूद ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि आई हैव हर्ड सम फॉल्स एलिगेशंस एंड नरेटिव्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. I categorically state that these allegations are entirely baseless and false, and it is extremely upsetting to hear that. इससे पहले हम बात कर रहे थे ना कि क्यों कोई रिस्पांस नहीं आ रहा कहीं से भी, तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया, इट्स द आंसर ऑफ दैट कि हम इन तमाम चीज़ों को रद्द करते हैं, ये सब झूठी हैं, गलत हैं. This culture of falsely accusing and misleading people to believe a false narrative is now getting ridiculous and dangerous. Speaking without evidence and misconstructing facts is a criminal offense. तो आप ये देखिए कि मतलब उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक एक बात क्लैरिफाई किया कि वो एग्जैक्टली किस पॉइंट को पकड़ रहे हैं, यू नो, किस पॉइंट पर वो बात कर रहे हैं. तो ज़रूरी था, बिकॉज बाबर आजम हमारे इस वक्त टीम के कप्तान हैं. अगर हम सब बात कर रहे हैं तो बाबर आजम के इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दें, वो बात करें इसके ऊपर, क्योंकि खामोशी इज़ नॉट द रीज़न. ठीक है, कानूनी तौर पर आप ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन अगर एक शख्स एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है आपको डिफेम करने के लिए, आप पर एक्यूजेशंस लगाने के लिए, तो आई थिंक कि आपको भी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आंसर करना चाहिए. बिकॉज जितने लोग उस शख्स को उस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वही लोग आपको भी उसी प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं. सो आप जिस तरह से मतलब अभी अज़हर महमूद का जवाब है, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि दैट्स वेरी नाइस कि उन्हें इस तरह से बात करनी चाहिए थी, और ये बहुत देर पहले ही इसका जवाब दे देना चाहिए था. बट इट्स गुड, उन्होंने इसका आंसर किया, और आई गेस कि अभी पीसीबी की जाने से भी तमाम डिटेल्स बाहर आ जाएंगी, क्या सूरत हाल होती है, मुबशर लुकमान ने आखिर किस बेस पर ये इल्ज़ामात आयद किए हैं. देखिए, ये तो होता रहेगी, चीज़ें होती रहेगी. अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, अब इंग्लैंड और यूएसए की बात कर लेते हैं. आप कौन से आप टीम समझते हो कि जीतेगी? इंग्लैंड और यूएसए में यूएसए कह दो यूएसए. नहीं, यूएसए मुश्किल हो जाएगा आई गेस, क्योंकि यूएसए ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इंग्लैंड की बॉलिंग जवाब दे सकती है, बैटिंग बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन आई विल से इंग्लैंड, बट अगेन आई विल से कि नहीं, यूएसए भी कहीं ना कहीं हम उसको भी ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड ऑफ कोर्स, इंग्लैंड बाजी ले जाएगा. सही हो गया. स्पेशली जो लास्ट जिस तरह से फिल सॉल्ट ने, आई वॉज इंस्पायर्ड, आई वॉज टेलिंग उमर येस्टरडे कि कमाल कर दिया उन्होंने. एक्चुअली कमाल तो फिल सॉल्ट ने किया है. कौन से वाले मैच में वीरो? जो लास्ट अभी हुआ, लास्ट था, उससे सेकंड लास्ट मैच था ये, उसमें वाले में नहीं उन्होंने कमाल किया था, उसमें तो वो हारे थे. सेकंड लास्ट में फिल सॉल्ट ने आई गेस जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बिकॉज़ आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो फिल सॉल्ट के ऊपर आई वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड कि जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लिए, उनकी फिटनेस नज़र आती है. तो फिटनेस जो है वो नज़र आनी चाहिए तमाम प्लेयर्स की मेरे ख्याल से. अगर हम अपनी भी बात करें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान,
तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिटनेस वो इशू है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सारे तज्जियाकारी बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, फिटनेस लेवल अच्छा नहीं आ रहा। तो फिटनेस लेवल जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, अभी भी हम इसी इशू को एड्रेस कर रहे हैं अपने टीम के। आप देख लें जो फिटनेस है वो सारी हमने देख ली है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और मैं समझता हूँ कि स्टाफ जो है ना आपका कम होना चाहिए, और मतलब सारे तगड़े लोग होने चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए। आप जितने कोचेस फैलाओगे, इतने ज़्यादा कोचेस करोगे, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ेगी और प्लेयर्स भी डिवर्ट वगैरह हो गए। कोचेस स्टाफ भी कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करें तो उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए कॉम्पिटेंट लोग हो और कम हो, और ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें ना, इतने इफेक्ट बर्ड्स थे, आपका स्क्वाड भी सबसे एंड पे अनाउंस हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्शंस थी, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लेके आ गए हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने भुगत लिए हैं। तो आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क को तश्कील देना पड़ता है कोई चीज़ को जो है कैरी करने के लिए, और हम इस चीज़ पे लैक हुए। तो खैर फिटनेस लेवल बड़ा ज़रूरी है। ये यो टेस्ट वगैरह कर लो, ये 100 चीज़ें कर लो, ये एक बस वक्ती तौर पर चलती है चीज़ें। प्रॉपर आपको हैंडल करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने बात की फिल सॉल्ट की, आप लिविंगस्टोन की बात कर ले, आप बटलर की बात कर ले, जब ये खेलते हैं, अब भाई छोड़ो सारी बातें, गुलबदी नाइब का आप देख लो कि फिटनेस चेक किया, और जब भी वो आउट करते हैं ना, हाँ। अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हैं। तो ये आप देख लो कितनी फिटनेस अच्छा है। उमर, आप बताएं यूएसए और इंग्लैंड में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अफ़गानिस्तान को जीतना चाहिए, आपने कहा इंडिया को जीतना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ इंग्लैंड जीते यहाँ से, और इंग्लैंड ही को जीतना चाहिए। लेकिन यूएसए ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दिल जीत लिए यूएसए ने। और ये अलहदा बात है कि क्रिकेट की एक्सपेंशन वाली यूएसए पे, उस पर भी हम करेंगे भी डिस्कस। लेकिन मैच की बात करें तो इंग्लैंड वन साइड अफेयर होगा, ये भी लिखवा लें आप। क्या बात ये है, क्या फिर हम बात बात है, ये करेंगे इस पे। इवन आई बिलीव दैट। ओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैच है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर हम बात कर चुके हैं, डेफिनेटली इंडिया जीतेगा। उमर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन उमर व्हेन इट कम्स टू वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इस पे भी आप मेरी बात तवील हो रही बहस थी। हो सकती है, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़। देखिए, इस पे भी मेरी आपके साथ एग्री करते हो। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ मैं कहता हूँ, चले आपके साथ एग्री कर ले हम। और दूसरा ये है कि देखो, साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और जिन हालातों में से वो गुजरी है बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि इंडिया अमेरिकन लेग खेला है उन्होंने। जैसे पाकिस्तान ने अपने सारे ग्रुप मैचेस अमेरिका में खेले, उन्होंने भी वही खेले ना, तो वो क्लोज काउंटर्स जीते हैं। हाँ। और अपने नफ्स पे काबू रखा लास्ट मूवमेंट पे, और इसकी वजह से इनका जो मोमेंटम इन्होंने गेन किया। फिर जब वेस्ट इंडीज़ में आए तो इन्होंने भी मतलब दिखाया कि यार वाई दे आर अनबीटन। तो कहने की बात है, साउथ अफ्रीका के पास इस वक्त जो है ना बेस्ट टीम है, बैलेंस टीम है, और वेस्ट इंडीज़ को अगर जीत रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनको जो है डेफिनेटली एक ज़्यादा तैयारी करके आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक वेस्ट इंडीज़ की गुड लक चल रही है कि अगर कभी रदरफोर्ड चल जाते हैं, कभी निकोलस पुरान चल जाते हैं, और कभी जो है वो शाई होप चल जाते हैं, तो ये बात है। तो अभी तक बैकअप कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को तैयारी करनी पड़ेगी। लड़खड़ा जाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, और वो मुश्किल तो होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जिस तरह से जीत के आ रही है ना, तो वेस्ट इंडीज़ कर तो सकती है। अगर ये मैच जीत जाती है और सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ पहुंच जाएगी, तब फिर वेस्ट इंडीज़ को मेरा ख्याल है रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो कल मैच, ये जो 2 दिन है, बड़े मज़ेदार होने वाले हैं सेमीफाइनल से पहले। और बाकी इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, तो इंग्लैंड जो है सिग्नेचर क्रिकेट खेलेगा यूएसए के खिलाफ, और यूएसए में आप इक्का दुक्का देख लेंगे, शायद जॉर्ज चल जाए, एड्रेस गोस्ट तो चल ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही चलता है। नहीं, जॉर्ज जो 94 तो कनाडा के खिलाफ किया था वीरम। तो कनाडा एक फर्क है, पाकिस्तान और कनाडा 2 में पॉइंट्स तो फर्क लिए है। थे ना, नहीं 2 पॉइंट्स तो लिए थे ना, वो ओपनिंग मैच था। फिर ये उसके अलावा ठीक है, बस पाकिस्तान के, मैं मतलब निस्बतन मुश्किल टीम्स की बात कर रही हूँ, या पाकिस्तान के खिलाफ ही चल सकते हैं। यार बाकी हर जगह पर आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है। पाकिस्तान भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, अगर करना चाहे। वो कर नहीं पाया पाकिस्तान, क्योंकि इंटेंशंस पाकिस्तान की कमी नजर आई हमें। जो बात है, खत्म किया हुआ इम्पैक्ट ही वापस ले आए, बहुत है डिफरेंस क्या क्रिएट कर नहीं लाएगा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा कमबैक करेगा इंशाल्लाह ताला। बेगम पाकिस्तानी हमें दुआ करनी ये बात चाहिए। सुनते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान इस बार बहुत अच्छा कमबैक करेगा, पाकिस्तान इस बार बहुत अच्छा कमबैक करेगा। नहीं करेगा तो सही पाकिस्तान कमबैक, और हम इतने भी हमें बदल नहीं होना चाहिए, बस चीज़ों को हमें रिवैप करने की ज़रूरत है।
और ये देखना चाहिए कि T20 किस प्लेयर को खिलानी है, टेस्ट मैच किस प्लेयर को खिलानी है, लिस्ट यानी वनडे किसको खिलाना है, ये ज़रूरी है। मसला ये होता है कि जो T20 की परफॉर्मर्स होता है ना, वो टेस्ट में भी चले जाता है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है। अब डोमेस्टिक के जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं, जो इतने अरसे से रन्स को पाइल किए जा रहे हैं, अच्छा ये भी हम लिस्टें निकालेंगे कि कौन कौन रन्स कर रहे हैं, तो ये एड्रेस करना ज़रूरी है। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर्स हैं वो उनको टेस्ट में डग किया जाए। अब T20 के प्लेयर्स हैं उनको T20 इंटरनेशनल में डग किया जाए, ये ज़रूरी है। मसला ये मिक्सअप हो जाती है कि मतलब T20 के प्लेयर्स जो टेस्ट में भी चले जाते हैं, इसी वजह से तो फिर आपका बेड़ा गर्क शुरू होता है। और रेड बॉल पे भी स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जैसे बैटर की ज़रूरत है कि वो हो हमारे पास, क्योंकि बेचारी की समझ आती है कि उनको जो है नहीं मौका दिया जाता। हालांकि बहुत टेक्निकल स्ट्रोक है। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में आपको याद होगा उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला था। लेकिन उन्हें आप देखिए कि 2023 में भी उन्हें बहुत कम मौका मिला था। यही तो बात है, मौके आप अभी अब अगर हम अबरार के साथ गए हैं, कल इतनी तवील बहस हुई है उमर हाफिज साहब के दरमियान के, वो डिस्कशन कर रहे थे स्पिनर्स के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास अबरार वहाँ पर मौजूद थे, जो कि आप एक स्पेशली अबरार की वहाँ पर होने की रीज़न ये थी, तो आपने उन्हें कहीं पर भी यूटिलाइज़ नहीं किया। शायद आपका मकसद ये था कि आगे हम जब जाएंगे सुपर 8 में तो हम अबरार को मौका देंगे, ये भी पॉसिबल है। फास्ट बॉल को वहाँ पर सपोर्ट मिल रही थी, तो शायद इसलिए उन्होंने अबरार को यूज़ नहीं किया। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि आप जितनी भी सीरीज़ देख लें, आयरलैंड देख लें, इंग्लैंड देख लें, वहाँ पर भी आपने अबरार को मौका नहीं दिया है। तो आप सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए ना लेके जाया करें प्लेयर्स को। उनके जाने का मकसद ये है कि आप उनको मौका दें। एटलीस्ट जो निस्बतन आसान मैचेस हैं, अगर आपने आयरलैंड में अब्बास आफरीदी को मौका दिया तो आपने देखा कि एटलीस्ट नुकसान नहीं उठाया आपने, ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। आपके टॉप प्लेयर्स की जगह अगर एक नया प्लेयर खेल भी रहा है तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसने भी वो कमी पूरी की है जो कमी कोई दूसरा कर सकता है। ऑल्दो नसीम शाह इज़ आई डोंट थिंक सो कि वी हैव एनी रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह, वी डोंट हैव एनी रिप्लेसमेंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, एंड वी डोंट हैव एनी रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर और रिजवान। बट स्टिल हमें चांसेस तो देने हैं उन तमाम नए प्लेयर्स को। लेकिन इट डज़ंट मीन कि हम अपने टॉप प्लेयर्स को ही पीछे कर दें और हम कहें कि आप अब बैठ जाएं, आराम करें और हम बाकियों के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़र्क नहीं भी पड़ता, बिकॉज़ अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा आगे टेस्ट सीरीज़ में नहीं हो सकते हैं, वो अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, या इससे पहले टेस्ट में वो नहीं शामिल थे, तो उसके बावजूद परफॉर्मेंस, देन इट कम्स द प्रेशर कम्स टू द यू नो, कह लें कि आप जो नए प्लेयर्स हैं या नया टैलेंट है उनके ऊपर आ जाता है। तो आप बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ टॉप प्लेयर्स, आपको उस प्रेशर से गुजरना नहीं पड़ता है। और अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपका एक नाम ख़राब हो जाता है। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपके बारे में ये कहा जाता है कि इनके लिए जीतना कौन सी बड़ी बात थी, इन्होंने तो जीतना ही था, इन्होंने तो खेलना ही था। तो बेहतर है कि आप उस मैच में आराम कर लें और आप मौका दें नए प्लेयर्स को, नए टैलेंट को, ताकि वो आपको पता चले कि आपके अलावा आप क्या टीम बना कर जा रहे हैं, आप अपने से नीचे क्या टीम बना के देके जा रहे हैं। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आई गेस कि अगर हम देखें कि टेस्ट में अगर बाबर आजम या रिजवान या शाहीन नहीं भी होते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में कोई भी मैच अपना हारना चाहिए। उन्हें पूरा करना चाहिए उसको, उन्हें सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश निस्बतन आसान है, बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। उमर, व्हाट डू यू थिंक कि टेस्ट में बांग्लादेश को आप कैसे देखते हैं? तो ये पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड देखें टेस्ट में अगेंस्ट बांग्लादेश तो स्टेटलेस है। पाकिस्तान का गालिबन एक ही ड्रा हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे पाकिस्तान हमेशा जीतता रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अब इतना हल्का लेना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है और आपकी लक आपके साथ ना दे, आप अच्छी क्रिकेट ना खेलें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए और क्रिकेट को एज अ क्रिकेट लेना चाहिए। ये नहीं कि ईजी हो जाए, जैसे ईजी हो गए तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। प्रॉपर आपको फोकस के साथ खेलना पड़ेगा। और अब देखना ये है कि वो जैसन गिलेस्पी की लीडरशिप में, क्योंकि रेड बॉल के कोच है हमारे, पाकिस्तान की टीम किस तरह जो है वो अपने जौहर दिखाती है। बांग्लादेश आसान नहीं होगा ऑब्वियसली, पहले हमारी टेस्ट टीम भी तगड़ी थी और अब काफ़ी देर बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ खेले टेस्ट सीरीज, तो एक नया चैलेंज है। और देखना ये कि कौन कौन से अक्सर को मौका देते हैं। अब्दुल्ला शफीक को मौका देते हैं, इसके अलावा सऊद शकील तो टेस्ट में खेलते हैं। तो कहने की बात यह है, बाबर और रिजवान को भी अगर जो हम सुन रहे हैं रेस्ट देना, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। टेस्ट का तो वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, वनडे के भी ज़बरदस्त प्लेयर है और रेजिलियंस इस तरह दिखाते हैं, तो उनका होना चाहिए। बाकी आप टैलेंट भी ड्राफ्ट करते रहे। अच्छा, आपने बात की ना टैलेंट की भी बात कर रहे थे आप, तो आप ये देखो कि पहले ये होता, हम सुनते थे कि यार ये बना बनाया टैलेंट आ रहा है, नेचुरल टैलेंट आ रहा है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट आ रहा है, लेकिन अब जो है ना टैलेंट को बनाना पड़ेगा।
नहीं, मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी अगर होता है, तो अगर रिफाइन करना पड़ता है ना, आपके पास खुदादाद सलाहियात हैं, हाँ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस वो हैं तो वही हैं, आपको खुद भी उस पर कोशिश करनी पड़ती है, आपको निखारना पड़ता है गोट अपने बनना आप को। पड़ता है, आपको किंग बनना पड़ता है, और वो आप किस तरह बनते हो, दिन रात मेहनत करते हो आप। इस तरह नहीं, आप एबी डिविलियर्स की मैं अक्सर बात करता हूँ, 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन आप देखें 2014-15 में जाके वो इतने इनविंसिबल हो गए थे, 360 डिग्री खेलते थे, हर तरह की शॉट्स थी, मेहनत की उन्होंने, और उन्होंने हर फॉर्मेट को उसके मेरिट के मुताबिक खेला। मीरा, आप ये देखें कि अगर बात करें T20 क्रिकेट की, उनका स्ट्राइक रेट चेक कर ले, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है। वनडे क्रिकेट भी वो पहले थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद फिर देखा कि मैं सेटल हो रहा हूँ, तो फिर उन्होंने चांस लेना शुरू किया और एंड पे इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देते थे। और टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अगेंस्ट इंडिया वे बैक इन 2015 उन्होंने 350 बॉलों पे 50 रन स्कोर किए। तो आप दिस शोज कि मतलब मेरिट के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक वो खेलते थे। ये प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। हाशिम बाबला T20 में तो नहीं खेले इतना, लेकिन उनके वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह वो खेलते थे, और क्लासी प्लेयर, गैपों में खेलना, टाइमिंग करना, मतलब, और ये चीज़ें होती है, क्वालिटी प्लेयर होते हैं सारे ना। अबरार की आपने बात की थी, तो अबरार को चांस देना चाहिए था, चांस नहीं दिया, तो आप देखें कि हर तरफ शोर फैला हुआ है, क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर थे, और वे भी जो है अगर उनको खिलाया जाता तो कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस देते, क्योंकि एक जो स्पिनर आता है ना नया, तो दुनिया को टाइम लगता है उसके खिलाफ खेलने का। जनता मेंडिस जब 2008 में आए थे, वो एक सोल्जर थे श्रीलंका के, तो वो जो अपनी मिस्ट्री डिलीवरी करते थे, वो कोई नहीं खेल सकता था, बड़ा मुश्किल हो रही थी क्रिकेटर्स को खेलते, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को। इट वॉज यूनस खान फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने अपने टेक्निक के साथ, रेजिलियंस के साथ उनको खेलना शुरू किया, उनको रीड करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता जनता मेंडिस को दुनिया समझने लगी किस तरह टैकल कर ले। तो कहने की बात यह है कि गुड चांस था, उनको आप चांसेस देते हैं, एतमाद बहाल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चांसेस नहीं मिले, वट एवर द रीजंस वर, लेकिन चांसेस देने चाहिए थे। और देखें ना, आपके पास कोई जर्मन स्पिनर नहीं है टीम में, वो शादाब खान स्पिनर कहते हैं अपने आप को, तो क्या उनको पूरे मौके मिले या उन्होंने उस तरह बॉलिंग की, तो बड़ा एक सवालिया निशान है। राशिद खान को चेक करें आप, फिर मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कुछ स्पिनर्स हैं ना, कुलदीप को चेक कर ले आप, अक्षर पटेल को चेक कर ले, रविंद्र जडेजा रहते हैं इस टूर्नामेंट में, रविंद्र जडेजा को आप कैश इन कराना है, बड़े प्लेयर है, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपना खाता खोलना है सही तरह उन्होंने, और होपफुली वो करेंगे। लेकिन बात यह है कि स्पिनर्स हर तरह टीम की ज़रूरत बन चुके हैं। आप एडम ज़ैपा की बात करें तो देखें, ऑस्ट्रेलिया के अखलौते लेग स्पिनर है, और कितने मतलब जो है लय में बॉलिंग करते हैं, फ्लो में बॉलिंग करते हैं। तो हमने ये देख रहे हैं कि हमारी स्पिनर्स आज से 5-6 साल पहले आप देखें और अब देखें किधर स्टैंड कर रहा है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट। पहले भी हम ये बात करते थे कि स्पिनर्स की कमी आ रही है, लेकिन अब तो वाकई जो है चीज़ें तो देखें ना, बेशक अगर डोमेस्टिक में स्पिनर्स है तो नहीं उनको यूटिलाइज किया जा रहा, नहीं लाया जा रहा, तो आप क्या कहेंगे, कभी ही कहेंगे ना, ये सारी चीज़ें कहेंगे, तो डेफिनेटली इस पर वर्कआउट करना है। हाँ। और देखें, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हम बैठे हैं, अब अपनी एंड से तो बातें करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टैंड लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं ना, फॉर्मर क्रिकेटर्स और स्टेक होल्डर्स, इनको इकट्ठे बैठना चाहिए, कंसेंसस करने चाहिए, मशवरे देने चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें ये अपने अपने पॉइंट्स रखें, और कंसेंसस के थ्रू एक प्रोसेस जो है वो बिल्ड किया जाए जिसके तहत क्रिकेट चले, कोई तभी आगे क्रिकेट बढ़ेगी एक मैकेनिज्म के साथ। पानी ले आओ। नहीं ठीक है अच्छा। ये के शो के बाद पिएंगे। अच्छा उमर, एक और चीज़ है, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर अभी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है कि हैशटैग वी वांट अहमद शहजाद बैक, या अहमद शहजाद शुड बी बैक इन द टीम, इस तरह के हैशटैग्स हैं वो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अहमद शहजाद को वापस लाना चाहिए, या जो हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं इन्हीं पर काम करके इनको बेहतर करना चाहिए। हम कितने प्लेयर्स को बार बार लेकर आएंगे? अहमद शहजाद का नाम आप देखें PSL से शुरू है कि उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, जबकि वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि अब एक चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको बार बार कहने से भी उसने आ नहीं जाना, बिकॉज़ हमने बहुत सुना कि मोहम्मद आमिर टीम में आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इमाद वसीम आ गए हैं क्या हो जाएगा। तो आप ये देखें कि मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम का होना भी हमारे लिए इतना कारआमद साबित नहीं हुआ कि हम मतलब USA से भी हार गए, इंडिया से हम हार गए। मतलब मोहम्मद आमिर को लाने का आपका मकसद ये था कि आप इंडिया से मैच जो है वो जीतना चाहते हैं, आपका प्लान है,
लेकिन आप इंडिया से भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, बॉलिंग आपकी काम की, आपने ऑल आउट कर दिया, लेकिन बैटिंग के अंदर अगेन आप 120 भी ना बना पाए ना। तो वो ये चीज़ है कि किसी को भी लाने से, इवन कि इमाद ही मैं देख रही थी कि वहाँ पर जब वो मौजूद थे तो वहीं से हम मैच जो है वो एक्चुअली हारना स्टार्ट हुए कि जब रन हमें नज़र ना आए। तो आप ये देखिए कि हमें फ़ायदा नहीं है अगर हम किसी भी प्लेयर को लेकर आते हैं, प्रेशर इक्वली है, बिकॉज एक प्लेयर आपकी टीम को लेकर नहीं चल सकता। अगर आप अहमद शहजाद को वापस ले भी आते हैं तो भी आई थिंक कि जो चीज़ें ख़राब हैं बैक एंड, जो ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें ख़राब हैं वो ठीक नहीं हो सकती हैं। एक अकेले अहमद शहजाद भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे अगर टीम वर्क नहीं होगा। और ये इसी तरह से है कि अगर आप अहमद शहजाद को लेकर आएंगे तो फिर आप किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। आप जिसको रिप्लेस करेंगे उसके साथ मसाइल शुरू हो जाएंगे, वो फिर एक प्रेशर टीम में और हर चीज़, और फिर वो कहाँ फिट होते हैं क्योंकि वो एज एन ओपनर भी खेले हुए हैं, तो अब उनको कहाँ पर आना चाहिए। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं ये फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि अब नहीं अगर किया जा रहा तो इस तरह से बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको मौके नहीं मिले और हमने नुकसान उठाया। अगर हम इमरान नज़ीर की भी बात करते हैं तो आप देखें कि वी हैव सो मेनी प्लेयर्स जिनको हम देखते हैं कि जो डिज़र्व करते थे और वो हमें नहीं नज़र आए अपनी टीम में। उमर अकमल के बारे में भी मैं तो कहूँगी कि अगर हम उनके साथ चलते रहते तो शायद सूरत हाल निस्बतन बेहतर होती, लेकिन हमने जब भी रिस्क लिया तो हमने उसका नुकसान उठाया। सो अब जो नहीं है उसको वापस ला कर एक नई टेंशन पालना तो बेहतर नहीं है, बिकॉज आपके सामने मिसाल है कि आप मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को लेकर आए तो वो जो एक जो लेबल था कि यहाँ पर मोहम्मद आमिर होते तो ये हो जाता, यहाँ पर इमाद वसीम होते तो ये हो जाता, वो कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आया। गो के मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पर कोई शक नहीं है कि उन्होंने बेहतरीन की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी की है। लेकिन अगर आप देखें तो यूएसए वाले मैच में सुपर ओवर में भी एंड पर मोहम्मद आमिर की वजह से ही हम लोग आड़े हाथों आए हैं। सो अगेन मेरे ख्याल से जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं अगर आप उनको वापस लेकर आते हैं टीम में तो फिर आपको एक फ़र्क नज़र आना चाहिए। और अगर फ़र्क नज़र नहीं आ सकता क्योंकि एक या दो प्लेयर्स मिलकर तो पूरी टीम को लेकर नहीं चल सकते हैं, तो फिर आई गेस के कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। देखिए 2015 का वर्ल्ड कप जब हुआ और पाकिस्तान बाहर हुआ था तो मैंने एक अपनी टीम बनाई थी कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये प्लेयर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अब देखूँ तो कहने की बात ये है कि फिर वही एक सोच, आउटडेटेड सोच होगी कि यार पुराने प्लेयर्स लेके आओ, वो सारा हो। अगर ले भी आओ फॉर इंस्टेंस को सपोज अगर आप ले आओ अहमद शहजाद को तो ये देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म प्लेयर के हिस्से के मुताबिक वो आएगा या शॉर्ट टर्म, क्योंकि इतनी देर तो वो चल नहीं सकेंगे, सारी बात है। तो बात ये फिर आपका सिस्टम डगमग आएगा ना। और उमर एक और चीज है कि दुनिया इस वक्त नए प्लेयर्स बना रही है। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अभी भी अब न्यूजीलैंड ने अपनी तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान में भेजकर 2 मैचेस जीत कर गए हैं, वो आपके ही होम ग्राउंड्स पर, और आप अभी भी ये देख रहे हैं कि हम उसको ना ले आए, वो ना आ जाए, उसको आ जाना चाहिए। तो वो आप देखिए कि हम फिर कहाँ स्टैंड करें, फिर बेहतरी की तरफ देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको लॉन्ग टर्म प्लान का आप सोच रहे हैं, अब शॉर्ट टर्म प्लान का आप नहीं सोच सकते। अहमद शहजाद को ले आओगे तो वो वेंटिलेशन के मुतरादिफ ही होगा। बेशक वो परफॉर्म भी कर ले बहुत अच्छा, क्योंकि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी वो होगी, और भी प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। लेकिन मसला ये आप लाओगे तो मतलब वो फिर अगर ना चले तो फिर एक बात होगी। जैसे आप देखें 2017 में कामरान अकमल परफॉर्मेंस किए जा रहे थे, उनको कम बैक किया गया 2017 में वेस्ट इंडीज सीरीज के खिलाफ उनको लाया गया, और उनको लेकर पता है ऐसा कीपर नहीं लाया गया जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी। बैटिंग तो थी ना, कीपिंग करना उनकी स्ट्रेंथ थी, फील्डिंग उन्होंने कभी नहीं की हुई थी, उनको एज अ फील्डर ले आए और वहाँ से उसके कैचेस ड्रॉप हो गए और वो फिर उनका फिर वहाँ से दोबारा कम बैक ना हुआ, चल नहीं पाए। तो कहने की बात यह है अहमद शहजाद को भी आपने फिर एक और बात की मेंशन की कि ओपनर लाया जाएगा या फिर मिडिल ऑर्डर लाया जाएगा, ये भी एक कन्फ्यूजन होगी। तो कहने की बात है कि आपको अब लॉन्ग टर्म प्लान्स देखने हैं और आपने प्लेयर्स को तैयार करना है। पुराने प्लेयर्स को आप अब कितना संभालोगे, ज़ाहिर बात है आपको आगे बढ़ना है, और उसके लिए ये अहमद शहजाद वगैरह जो है अगर आ जाते हैं तो ज़्यादा देर के लिए चल नहीं सकेंगे। अच्छा जी, हमारे पास इस टाइम काफ़ी सारी गुफ्तगू उमर और मैंने की है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अभी हमारे सेट पर कोई और भी आने वाला है। तो अच्छी बात है, जैसे जैसे हमारे सेट के ऊपर रौनक लगती जाएगी, गुफ्तगू में निखार आता जाएगा, और आप सबके काबली पुलाव होता ना आज, काबली पुलाव भी हो जाएगा। उमर को तो बस खाने पीने की पड़ी रहती है हर वक्त। उमर कहाँ से वैसे आपने काबली पुलाव खाना है? क्यों मतलब कहाँ से, कहाँ का पसंद है आपको? घर का पसंद है, बाहर का पसंद है? नहीं, बाहर से ही खरीदेंगे, देखते हैं कि चले जी, क्योंकि ईद गुजरी है अभी रिसेंटली, मैं तो अफगानिस्तान की मोहब्बत पे कह रहा हूँ कि जिस तरह के वो क्रिकेट खेले हैं ना, दिल खुश हुआ है। हाँ, अफगानिस्तान के लिए तो भी बिल्कुल दावत बनती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम अगर देखें
तो हमारे पास भी दावत का समा होने वाला है, बिकॉज़ हाफिज़ इमरान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और अभी कदम बढ़ा रहे हैं सेट की ओर। तो अभी हमारे साथ सेट पर भी शामिल हो जाएंगे और फिर आगे हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला हाफिज़ इमरान साहब के साथ भी बढ़ाएंगे। सो उससे पहले उमर, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं अहमद शहजाद के बारे में, तो क्या आपकी राय है कि फिर अगर उनको वापस लाया जाए, क्योंकि ये जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि वी वांट अहमद शहजाद बैक, वी वांट हिम बैक, वी वांट हिम बैक, तो ये जो कह रहे हैं कि हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं, ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? फिर आप और भी प्लेयर्स को ले आओ, आप मोहम्मद यूसुफ को भी वापस ले आओ, एज सईद बैटर अनवर को भी वगैरह ले ले आओ। आओ, हाँ, आप यासिर अरफात को भी ले आओ। कहने की बात है कि ये अब इमेच्योर थिक ही गए मेरे हिसाब से। मैं जी, समझता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब हमारे सेट पर वालेकुम, मौजूद हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे अस्सलाम हैं जी, आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हाफिज़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, हम आपके बगैर बोल बोल कर थक गए। चलिए यकीन अब मैं थकता हूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, आपको पता है ऐसे ख्वाम ख्वाह भी बाज़ों का चीज़ें जो है वो ट्रेंड बन जाती हैं। एक तो ये ट्रेंड, वायरल, स्टैट्स, अप डाउन, इन चीज़ों ने हमें बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। अभी मैं देख रही थी कि एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, वो ये है कि हैशटैग वी वांट अहमद शहजाद बैक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे पीछे हो सकता है। तो अहमद शहजाद की वापसी के ऊपर जो है वो ये हैशटैग जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब अहमद शहजाद को अगर हम लाते भी हैं तो किस रिप्लेसमेंट पर हम लेकर आएँ, क्यों लेकर आएँ, क्या रीज़न है? अब लोग आगे देख रहे हैं, हम अभी पीछे से प्लेयर्स लाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? देखें, अगर तो ट्रेंड्स के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना है तो चला लें, और अगर ट्रेंड्स बनने पर अगर किसी को बनाने के लिए, लाने के लिए ट्रेंड्स लाया जा सकता है तो फिर लोग निकालने के लिए भी ट्रेंड्स लाएंगे। तो टीम तो खालिस्तान परफॉर्मेंस बेस्ड होती है पाकिस्तान की, और अगर आपकी कारकर्दगी इस चीज़ का सबूत देती है कि आप पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर हैं तो फिर आपको आना चाहिए। हाँ, और अगर आपकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो वो कोई भी हो, उसको आना चाहिए। अहमद शहजाद हों, वो खुरम शहजाद हों, वो अली शहजाद हों, वो कोई भी हो। लेकिन अगर टीम की ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई भी हो, उसको नहीं आना चाहिए। और अगर कोई टीम में है और टीम की ज़रूरत है और किसी को पसंद नहीं है तो उसको निकलना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में चूँकि मजमूई तौर पर जब आप चीज़ों को देखते हैं तो सिलेक्शन उस तरीके से नहीं होती जो खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर हो। कोई पॉलिसी आपको नज़र नहीं आती, कोई पाथ पे आपको ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें लोग ये कहें कि चलें आप 100% मेरिट इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ फ़ीसद तो कर सकते हैं जिससे लोगों को ये तासुर मिले कि वाक़तन हक़ाइक़ और की बुनियाद पर काम हो रहा है, और जो लोग जिन लोगों की हकीकी मानों में ज़रूरत है उस हाईएस्ट लेवल पर, वही वहाँ पर मौजूद है। तो ट्रेंड चल रहे हैं, चलने दें, किसी के निकालने के लिए चलेंगे, किसी के लाने के लिए चलेंगे। सही बात। और तो ये ट्रेंड चलने के लिए आपके पास जो ट्रेंड है वो सबसे बड़ा ट्रेंड किसी भी क्रिकेटर का उसकी परफॉर्मेंस होती है। सम टाइम आप लकी भी नहीं होते हैं, बाज़ औक़ात अब देखें जैसे साहिबज़ादा फरहान है, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले, आमिर जमाल है, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले, मोहम्मद अली हैं, उसके लिए ट्रेंड क्यों ना चले। सही बात। ट्रेंड चलने के लिए, ट्रेंड चलाने के लिए आपको रन्स के साथ साथ, विकटों के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास वो चीज़ें हैं और रन्स और विकटें उतनी नहीं हैं तो ट्रेंड तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन रन्स और विकटें आपकी उन चीज़ों से नहीं आ सकती हैं जिनसे ट्रेंड चल सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 नाम आपके सामने लिए हैं। मतलब आमिर जमाल, क्या उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या मोहम्मद अली उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या उसामा मीर उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या इब्रार अहमद उनको प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा साहिबज़ादा फरहान, जिनके अभी भी आप स्टैट्स उठा कर देखेंगे, रन्स जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्या उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? क्या फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम के लिए ओपन नहीं करनी चाहिए थी? क्या इफ्तिखार को नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी? तो आपके पास वो जो दलाइल के ऊपर चीज़ें हैं, जो मंतक की बुनियाद पर हैं, जिनके पीछे कोई आपको वजह नज़र आती है, दलील नज़र आती है, तो फिर तो ये भी ट्रेंड्स होने चाहिए। तो ठीक है, अगर ट्रेंड के ऊपर चलती है क्रिकेट तो चला लें, वैसे चला ही रहे हैं और चला लें। चलिए देखते हैं क्या होता है। जिस हाफिज़ साहब ने बताया कि अब तो इस तरह से तो फिर बहुत से ट्रेंड्स चल सकते हैं, किसी को कोई चाहिए, किसी को कोई चाहिए, कोई जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर चाहिए, कोई वहाँ पर खेल नहीं रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अब ट्रेंड्स के ऊपर तो फैसले नहीं हो सकते हैं, फैसले तो चेयरमैन साहब ने करने हैं और रिसेंटली वो फैसले हो भी जाएंगे, यकीनी तौर पर बेहतर फैसले होंगे। हाफिज़ साहब, हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जो कि अनप्रडिक्टेबल विन अफ़गानिस्तान ने लिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरह से अफगानिस्तान से मैच हार जाएगा। सो वर यू एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन, एंड जब अफगानिस्तान ने मैच अपने नाम किया तो क्या महसूस किया? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान
के खिलाड़ी खेल रहे हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट, और जिस जोश और जज्बे के साथ वो खेल रहे हैं, इससे पहले भी कई मरतबा जिक्र हुआ है कि एक ऐसा मुल्क जिसका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, हाँ। जिनके बहुत सारे क्रिकेटर्स को शायद अपने मैदानों में, अपने मुल्क में वैसे क्रिकेट खेलने को मिली ही नहीं है। वो कोई यूएई में खेलता है, कोई पाकिस्तान में खेलता है, कोई इंडिया में अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो दाएं बाएं खेल कर उनको वो टीम बन रही है एक। लेकिन जिस जोश और जज्बे के साथ वो खेलते हैं, और सिर्फ जोश और जज्बा नहीं है, इस फॉर्मेट में उनके पास एबिलिटी भी है, और वो उस सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, किसी भी टीम के ख़िलाफ़ वो करते हैं। उन्होंने 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी किया था। उन्होंने 2023 में जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में सीरीज़ खेली थी, उन्होंने वहाँ भी किया था। उन्होंने 2022 में जब ये शादाब कप्तान बने थे, शारजा में जो सीरीज़ खेली थी, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी किया था। और आप यहाँ पर भी जब वो पूल मैचेस खेले हैं, उन्होंने वहाँ पर भी अच्छी क्रिकेट खेली, तो वो अपने दिन में वो किसी भी बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। ये कोई इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं होगी। हाँ, गैर मामूली इस अंदाज में ज़रूर होगी कि एक बहुत शानदार साइड को उन्होंने शिकस्त दी है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस को अगर आप देखते हैं अफ़गानिस्तान की, उनके पास जो वसाइल हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, जिस तरीके से बिलखसूस अगर ऊपर से उनका ओपनिंग पेयर चल जाता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान होंगे। जब उनका ओपनिंग पेयर ऊपर से चलेगा, कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल होंगी सेकंड टाइम में बॉलिंग के लिए, वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें एक आपको स्पिरिट नज़र आती है जीत के लिए लड़ने की। और जैसे कल अली ख़ान जो USA के क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की अप्रोच हमने देखा कि कोई टिमिड सी है, तो हमने फिर उनको अटैक किया, तो फिर हमने उनको दबाया। तो आप अफ़गानिस्तान को ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच होगी ज़रा कुछ डरी कुछ सहमी। तो जब आपकी अप्रोच ही, ये जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, या जब आप अप्रोच करते हैं मैच को, या जब आप बॉल की तरफ भागते हैं, या जब आप बैट्समैन बॉलर को खेल रहा होता है, तो ये जो लोग क्रिकेट समझते हैं, जो जानते हैं, जो बरसों से दहाइयों से देख रहे हैं, फिर हो सकता है, और भी लाजिम नहीं है कि वो 10 साल के बच्चे को भी नज़र आ सकता है, अगर उसमें अल्लाह ने ये सलाहियत रखी हुई है कि शायद ये उतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, या उतना ज़्यादा ये एग्रेशन के साथ नहीं खेल रहा है, या इसमें कहीं ना कहीं एक जो आपको लगता है ना कि एक गैर मामूली चीज़ होनी चाहिए एफर्ट में। जैसे जोफ्रा आर्चर पहली मरतबा भागे, स्प्रिंट उन्होंने किया बॉल के पीछे, तो वो आप उनको भागते हुए देखें तो आपको लगेगा ये कुछ गैर मामूली अंदाज में भाग रहे हैं, समथिंग डिफरेंट, जब वो बॉल के पीछे भागे थे। तो ये जो अफ़गानिस्तान की ये वाली टीम है, एक तो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ नौजवानों के साथ साथ उनके तजर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो इस T20 फॉर्मेट में दुनिया भर में लीग खेलते हैं अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, और दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के ख़िलाफ़, बड़े बड़े बॉलर्स के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो उस सब चीज़ को कैरी करते हैं। मतलब राशिद खान को आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा मौसर हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनकी अफादियत कम हो जाती है। ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा। जैसे अभी उस्मान खान खेले PSL में, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वैसे नहीं लगे, ठीक है। तो जो कारकर्दगी का मायार है, राशिद खान अगर लीग में भी खेल रहे हों, ये कोई मवाजना नहीं है उस्मान का और राशिद का, ये सिर्फ एक अप्रोच या एबिलिटी का के हिसाब से आप उसको समझने के लिए कि राशिद खान IPL खेलें, PSL खेलें, BBL खेलें, मतलब बिग बैश खेलें, कुछ भी खेलें, LPL, दुनिया की किसी भी लीग में खेलें, वहाँ पर भी वो आपको 4 ओवर्स में 30, 25, 30, 20 से 30, 30 से 35 के दरमियान रन देते हुए नज़र आएंगे, 2-3, 1-2 विकटें लेते हुए नज़र आएंगे। कभी कभार ज़्यादा रन्स भी हो जाते हैं, जैसे इस IPL में उनको कुछ मैचेस में रन्स हुए। लेकिन जो उनकी कारकर्दगी का रुझान है वो यही है कि 4 ओवर्स में 20 रन्स, 22 रन्स, 4 विकटें, 2 विकटें, 3 विकटें, 4 ओवर्स में 18 रन्स, 1 विकेट। तो वो वही कारकर्दगी दिखाते हैं जो अफ़गानिस्तान की तरफ से खेलते हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से खेलते हुए। बिल्कुल यही केस नबी के साथ है, यही केस नवीन के साथ है, यही फजल फ़ारूकी के साथ है, यही रहमानुल्लाह गुरबाज़ के साथ है। तो जब आप एक कारकर्दगी आप उसका एक मयार मुकर्रर करते हैं और आप हर किसी के ख़िलाफ़ अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो इंग्लैंड है, वो न्यूजीलैंड है, वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं ऑन डे। जिस दिन वो अच्छा खेल गए, उनकी चीज़ें क्लिक कर गई, थोड़ी सी कंडीशंस उनके मुताबिक फेवरेबल हुई, वो दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनकी ये कामयाबी यकीनी तौर पर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अफ़गान क्रिकेट को पसंद करने वाले मौजूद हैं, एक तो उनको मुबारकबाद, और दूसरा
एक तेज़ी से उभरती हुई ताकत है T20 क्रिकेट में, बिलखुसूस इस खत्ते में भी और दुनिया क्रिकेट में भी अफ़गानिस्तान। तो उनको मुबारकबाद, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बड़ा मुश्किल वक्त देखा है क्रिकेट में भी। अभी भी उनके लिए कुछ हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इतने साजगार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो ऊपर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी उनकी बैटिंग है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 282 या पता नहीं कितना चेज़ किया था 2023 के वर्ल्ड कप में, उसमें भी आपको एक मेथड नज़र आता था। उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर मैच को बनाया था और पाकिस्तान से छीना था मैच अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो यहाँ पे भी उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उन्होंने, ये नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उन्होंने कहा चलें मैच की कोई अहमियत नहीं है, उन्होंने छीना है। ज़ादरान और जो गुरबाज हैं, अगर उन्होंने रन्स किए हैं तो उन्होंने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के ख़िलाफ़ रन्स किए हैं, और उन्होंने विकटें ली हैं तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बैटर्स की विकटें ली हैं। तो क्रेडिट है उनको, और ये खुशाइन चीज़ है इस खत्ते में भी क्रिकेट के फ़रोग के लिए। और राशिद ख़ान चूँकि वो पाकिस्तान भी आते हैं यहाँ पर, लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी खेलते हैं, आप उनसे आप बात करें तो आपको लगेगा बहुत ही मतलब आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। मेरी उनके साथ जो 2-3 मरतबा गपशप लगी है, घंटा पौना घंटा, आधा घंटा, तो वो बड़े अच्छे और पेशावर में खेलते रहे। अपना बताते हैं कि जब वो अफ़गानिस्तान में गए तो वो तो किसी ने उनको कहा, क्योंकि टे बॉल से खेलते थे, तो किसी ने उनको कहा जी कि आप वहाँ पर क्रिकेट बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है तो आप वहाँ पर जाएँ, आप क्रिकेट बॉल भी अच्छी खेल सकते हैं। तो वहाँ पर गए, ट्रायल्स दिए, सिलेक्ट हुए, तो फिर बाकी तो सब उसके बाद तारीख़ का हिस्सा है जो भी है। उनका पैशन देखें, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और राशिद यहाँ पर जब आते हैं, उनकी शाहीन के साथ, फ़ख्र के साथ, हारिस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। जो LQ की मैनेजमेंट है उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। यहाँ तक कि उन्होंने एक मरतबा ये भी कहा था कि मैं अगर मतलब है कि कम मैचों के लिए भी अवेलेबल हूँ और मैं पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलता हूँ, या फिर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं भी है, और अगर आप मुझे किसी लोएस्ट कैटेगरी में भी रिटेन करना चाहेंगे तो मुझे इशू नहीं होगा। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो डॉलर्स जो हैं मिलियंस में जिसकी वैल्यू हो, और वो ये कहे जी कि मेरी आपके साथ ताल्लुकात कुछ ऐसे हैं कि अगर आप मुझे अपनी सबसे लो कैटेगरी में भी, चूँकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप रिटेन करना चाहेंगे तो मैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मुझे कम पैसों में रिटेन कर रहे हैं। ये एक प्रोफेशनलिज्म भी इसमें उनका झलकता है, और उसके साथ साथ उनकी जो पाकिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत है। जब यहाँ पर वो कदाफ़ी स्टेडियम में जब भी उन्होंने PSL के मैचेस खेले हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इवन नबी जो हैं, उनके बेटे जो थे वो भी, जब जूनियर प्रीमियर लीग हुई थी पाकिस्तान में, मेरा ख्याल उनके बेटे भी वहाँ पर खेलने आए थे। और इनकी क्रिकेटर्स जो हैं, ख़ासे क्रिकेटर्स जो थोड़े सीनियर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी क्रिकेट खेली है। नबी ने पाकिस्तान कस्टम से खेला है। हाँ, इनकी अंडर 19 जो टीम है, इनकी डेवलपमेंट स्क्वाड्स पाकिस्तान आया करते थे, और ये अफगानिस्तान यूथ क्रिकेट क्लब रमज़ान में आता था खेल। उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर इनको बाकायदा तौर पर इनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो ये पाकिस्तान का भी पाकिस्तान जो कर सकता था अफ़गान क्रिकेटर्स की जो ताउन कर सकता था, पाकिस्तान ने किया। और उसके जवाब में भी जो अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स यहाँ पर खेले हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसका इजहार करते हैं। कुछ नाखुशगवार वाक़यात ज़रूर हुए हैं, आप उसको UAE में देख लें, आप उसको इंग्लैंड में देख लें, मुख्तलिफ़ मौक़े पर, ठीक है। लेकिन वो ना तो पूरे के पूरे अफ़गान बरादरी जो है, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ना ही पाकिस्तान से लोग को उनसे बहुत ज़्यादा कोई इस तरीके से कि उनको देखकर इधर उधर मुँह करते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जो क्रिकेट है, अगर वो ऐसे ही तरक्की करती रही तो यकीनी तौर पर वो तसलसल के साथ बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, और वो हरा रहे हैं। देखें, ये आसान नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सुपर 8 में नहीं है, पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम सुपर 8 में है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। और अब ये भी बन रही है सूरत हाल के कोई पता नहीं वो सेमीफाइनल भी खेल जाएँ। और वर्ल्ड कप से पहले जो दुनिया क्रिकेट के कुछ अजीम खिलाड़ी थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ इसको अफ़गानिस्तान को रखा हुआ था, लोग इनको देख रहे थे कि ये सेमीफाइनल खेल सकते हैं। लेकिन जिस दिन रहमानुल्लाह गुरबाज और ज़दरान रन्स नहीं करते हैं, उस दिन अफ़गानिस्तान की टीम डिफरेंट नज़र आती है। लेकिन जिस दिन उनका ओपनिंग पेयर चल जाता है, उस दिन वो इतने रन्स ऑन बोर्ड ज़रूर कर सकते हैं कि फिर जब वो राशिद बॉलिंग करने के लिए आएँ, नबी बॉलिंग करने के लिए आएँ, नवीद आएँ, उमर ज़ई आएँ, नवीनुल हक आएँ, फजल हक फ़ारूकी आएँ, उनके और दीगर आज देखें उन्होंने कितने बॉलर्स इस्तेमाल किए, 8 बॉलर्स। मतलब
उनकी वेरिएशन देखें, उनकी ऑप्शंस देखें कप्तान के पास कितनी हैं कि उसने कितने बॉलर्स को इस्तेमाल कर लिया है इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मतलब ये कि उसने सेट ही नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑप्शंस हैं उनके पास। मतलब ये नहीं है कि पांच बॉलर्स हैं और चार उन्होंने ओवर्स करने हैं, बीच में आपके पास कोई कुशन ही मौजूद नहीं, कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। सो क्रेडिट है उनको कि उन्होंने हराया ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज जो एक दूसरे को जिस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं और गेम को अप्रोच करते हैं एज एन ओपनर्स, आपको नहीं लगता कि इस वक्त T20 में स्पेशली एशिया की सबसे फॉर्मिडेबल जोड़ी है ये? और क्या सीक्रेट है इनकी सक्सेस का? देखिए, एशिया में तो पाकिस्तान भी आता है जी, एशिया में Openers के इंडिया भी एतबार आता और है, रिजवान और बाबर की बाबर जोड़ी और भी रिजवान बहुत, भी आते हैं। अपने मुल्क की हद तक तो उनको कह सकते हैं जी, लेकिन जब आप बाबर और रिजवान के साथ उनका मुवाजना करें या फिर विराट और रोहित के साथ उनका मुवाजना करें, ठीक है, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल। और ओपनिंग पेयर की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उनकी जो बाहमी जो उनका हम आहंगी होती है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। रनिंग बिटवीन द विकेट है, किसकी लग रही है किसकी नहीं लग रही हैं, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल खेल रहा है कौन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और सक्सेस यही है, कामयाबी यही होती है कि जब दो लोग अगर इकट्ठे खेल रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। भले एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे तो जो आपका प्रोफेशन है इकट्ठे, ठीक है, आप वहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच रखें कि दोनों की कामयाबी बुनियादी तौर पर तो उनकी टीम की कामयाबी, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो दोनों खेल इसीलिए रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को जितवाना है, टीम ने कामयाबियां हासिल करनी है, तो उसमें वो अच्छा खेलते हैं। और रहमानुल्लाह गुरबाज उसमें ज़्यादा आपको नज़र आते हैं नुमाया अंदाज में, क्योंकि वो IPL भी खेलते हैं और भी दुनिया में बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं, उनमें टेम्परामेंट है बड़े मैचेस का, वो अप्रोच करते हैं जारहाना अंदाज से, बैटर्स बॉलर्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनमें कंसिस्टेंट अटैक करने की एबिलिटी मौजूद है। ये नहीं है कि एक चौका लगाया उसके बाद भूल जाएंगे, वो एक के बाद एक लगाना चाहते हैं और फिर इनिंग्स को बनाना भी उनको आता है, बिल्ड भी करते हैं, सिंगल्स डबल्स स्कोर बोर्ड को रोटेट किया, इधर से निकाला उधर से निकाला, बड़े शॉट निकाले, तो उनके यहाँ दोनों बहरहाल इस वक्त तो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, अभी अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की और बाबर आजम के ऊपर जो एलिगेशंस लगे उसके ऊपर बाबर आजम का भी रिस्पांस आया, आपने यकीनन देखा होगा, और इसी के साथ साथ अज़हर महमूद साहब का भी उसके ऊपर रिस्पांस आया कि जो भी लोग फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं वो गलत हैं और उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। सो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जिन्होंने एलिगेशंस लगाए और जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ऑलरेडी एक परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहा है, उसमें इस तरह के एलिगेशंस लगाना हकाइक के बगैर, प्रूफ के बगैर, तो क्या कहेंगे इनके मुतालिक आप? देखिए, बात यह है कि बाबर आजम ने तो मेरा ख्याल है कल रात को ये इत्तलात थी कि शायद उन्होंने जिनकी तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इवन अज़हर महमूद ने भी अपने ट्वीट किया है कि वो भी जो उनके बारे में बातचीत हो रही है वो उससे भी वो इनकार करते हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी उनके बारे में बात हो रही है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, तो वो भी कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और जो बाबर के बारे में जो बात हुई है, जिन लोगों ने की है, वो भी कानूनी रास्ता इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। यही इसका हल है। अगर किसी ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसके बाद सबूत होने चाहिए, और अगर सबूत हैं तो फिर अगर बाबर ने गलत किया है तो उनको कटहरे में आना चाहिए, और अगर किसी ने बग़ैर सबूत और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर जो उसका खुमियाजा है वो उनको भुगतना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है, लेकिन उनके पास यही रास्ता है कि अगर उनके बारे में उनका अगर किरदार, उनकी शख्सियत को, उनके प्रोफेशनल करियर को अगर किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है, हक़ाइक़ के मुनाफी बातें की हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, तो ठीक है, अदालत मौजूद है, कानून मौजूद है, वो जाएँ अदालत में, उनके वकला उनका केस पेश करेंगे, और उसके बाद फिर अगर किसी ने गलत किया है तो जो जिसने किया वो भुगतेगा फिर। बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई, पैट्रिक कमिंस को, मैक्सवेल को, स्टोनिस को, टिम डेविड को आउट करना एक बड़ी ट्रीट है जो कि वो याद रखेंगे गुलबदीन नाइब, और जिस तरह से फिर सेलिब्रेशन वो करते हैं, मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, क्या कहेंगे आप? क्या परफॉर्मर है बड़े? देखिए जी, उस टीम का हिस्सा हैं जी, उस टीम का हिस्सा हैं,
अगर उन्होंने आउट किया है तो रहमानुल्लाह ने रन्स भी किए हैं। ये एक टीम एफर्ट है। ज़ादरान ने रन्स भी किए हैं, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, प्लेटफॉर्म सेट किया है, सब ने अपनी अपनी जगह पर। और बिल्कुल उनकी कारकर्दगी याद रखी जाएगी, चूँकि एक बड़ी फ़तह है और उसमें कोई दो राय नहीं। जो भी किसी तारीख़ी फ़तह का हिस्सा बनता है लोग उसको याद रखते हैं, फिर लोग वो इंस्पिरेशन बनती है एक उसके। जो भी क्रिकेटर्स होंगे वहाँ पर, राशिद खान बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है अफ़गानिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, नबी, रहमानुल्लाह, गुरबाज। और ये वाली फ़तह के बाद तो इनकी क्रिकेट और ज़्यादा ऊपर जाएगी और उनके परस्तारों की तादाद बढ़ेगी, लोगों में खेल का शौक़ बढ़ेगा, उनके लोग बनना चाहेंगे, इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस की तरफ जाना चाहेंगे। खुशाइंद है उनके लिए, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट के लिए तो बहुत खुशाइंद है। अच्छा, इस हार के बाद आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ? अब इस पर बात कर रहे थे, बीरब कहते हैं इंडिया जो है जीत जाएगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा पाकिस्तान की तरह? इस तरह तो नहीं कि स्कैटर कर जाएगा। देखें, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम है जब आप उनकी मेंटल टफनेस की बात करते हैं या बाउंस बैक करने की बात करते हैं। दोनों बड़ी टीमें हैं बिल्कुल। अगर वो इंडिया उनको हरा भी देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये नहीं होगा कोई गैर मामूली शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया भी अपनी जगह पर शानदार टीम है और दोनों बड़ी टीमें हैं। दोनों ने 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है, ठीक है जी। तो इसलिए ये उन्होंने बाउंस बैक नहीं करना। बेसिकली तो बाउंस बैक तो ये होगा ना कि वो बहुत मैचेस हारे हैं और अचानक से कोई एक मैच उन्होंने जीतना है बाउंस बैक करने के लिए। तो मेरा ख्याल है पहला मैच हारे हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो बाउंस बैक तो नहीं होगा उनका। उनका अगला मैच है, वो अगर अच्छा खेलेंगे तो जीत सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया को कल आप देखेंगे जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ने पहले बैटिंग की है, फिर बॉलिंग की है, जैसे ऋषभ पंत ने बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। मुख्तलिफ लोगों का उस हवाले से मुख्तलिफ ख्याल है, लेकिन जो उनका किरदार बैसियत वन डाउन बैट्समैन है इस T20 क्रिकेट में, वो उसको बड़े अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं और कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है कि वो जो मैच्योरिटी उनको जिसकी ज़रूरत है कि अपनी इनिंग्स को 30s को कन्वर्ट करना है 60s में, वो उसकी तरफ भी चले जाएंगे। क्योंकि कल जब वो आउट हुए हैं रिवर्स स्वीप खेलते हुए, उसके बाद ग्राउंड से बाहर जाते वक्त तक आप देखें कि वो अपने आप से भी नाखुश थे। उनको पता था कि वो गलत शॉट खेल गए हैं, उनको थोड़ा और लंबा खेलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो आउट हुए हैं उस वक्त मेरा ख्याल है 11वां या 12वां ओवर चल रहा था और उसके बाद अभी 8-9 ओवर बाकी हैं। अगर 11वां ओवर चल रहा था तो उसके बाद 50-55 बॉल बाकी हैं और अगर 12वां ओवर चल रहा है तो आपके पास 45 से 48 बॉल बाकी हैं। तो वो पंट का किरदार ये यकीनी तौर पर होगा कि उन्होंने मैक्सिमम बॉल्स भी लेने हैं। सही। और वो भी इंडिया को उसी वक्त ज़्यादा फ़ायदा दे सकते होंगे कि जब वो ज़्यादा लंबा खेलेंगे। लेकिन उनका जो किरदार है वो उसको निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 30, 35, 25, 30 तेज़ रन करने के लिए आते हैं ना। वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो सिर्फ 25-30 रन के खिलाड़ी हों। तो वो लंबी इनिंग्स की तरफ जाएंगे मुस्तकबिल में। और ये जो ऑल द टाइम शॉट्स खेलने वाली है वो उसमें आपको हो सकता है आने वाले दिनों में वो ज़्यादा मेथड के साथ खेलते हुए नज़र आएँ कि अगर आपने पहले 2 बॉल्स के ऊपर 15, 16, 12, 14 रन निकाल दी हैं तो फिर आप उसको थोड़ा सेफ खेल के नेक्स्ट ओवर में फिर 15, 16 रन निकालें तो वो उस तरफ जा सकते हैं। मैच्योरिटी आएगी वो बेहतर हो सकते हैं। उसके साथ साथ पांड्या जिस तरीके से खेल रहे हैं, जब वो IPL से आए थे तो IPL में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। लेकिन जैसे ही वो एंटर हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, यहाँ पर उन्होंने आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में, खेल के तीनों शोबों में जिस तरीके से टाइमली परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए, तो वो एक पिलर हैं इस टीम के नज़र आते हैं कि जो कप्तान को ज़रूरत होती है विकेट लेने के लिए वो लेके आते हैं और वो उनकी विकटें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मुखालिफ टीम के ऊपर, पवेलियन के ऊपर असर अंदाज होती हैं। क्योंकि जिस जारहाना अंदाज से वो गेंदबाजी करते हैं, शॉर्ट बॉल करते हैं, वो बाहर बैठने वालों के लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं है और जो अंदर खेल रहे होते हैं उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है। एक तो वो माइंड गेम, फिर विकेटें ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रन्स भी करते हैं। कल उन्होंने जारहाना अंदाज में वहाँ 25-27 गेंदों के ऊपर 50 रन स्कोर भी किए। तो ये भी उनकी एक सलाहियत है कि गो के रात आउट हो गए, रोहित आउट हो गए, ऋषभ पंत आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, लेकिन फिर भी इंडिया ने 196 कर लिया।
तो 196 ऑन बोर्ड करने का मतलब यह है कि आप दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ जब इंडिया 196 कर लेगा तो वो विनिंग टोटल होगा। तो ये तो फिर भी निस्बतन कमज़ोर टीम थी, ठीक है। तो वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ 196 कर सकते हैं तो किसी और के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, वो किसी और टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। सो 196 में पांड्या का बड़ा किरदार था, उनकी बैटिंग का। पंट के जो रन्स थे उसमें ऊपर से जैसे विराट और रोहित ने अटैक किया, रोहित के 200 के ज़्यादा से स्ट्राइक रेट के साथ खेले, विराट के 3 छक्के थे, मेरा ख्याल 30+ उन्होंने भी किया। सो एक कंट्रीब्यूशन नज़र आता है आपको मुख्तलिफ प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन उसको जो एक आप कहते हैं ना कि फ्लाई किया, बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए, वो फिर पांड्या उसको ले गए। फिर जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं बिल्कुल एक मरतबा से फिर जो जसप्रीत बुमराह हैं उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलें, आपको कंट्रोल हो, आप एडजस्ट करें, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आप T20 फॉर्मेट में आपकी और लाइन लेंथ होती है, टेस्ट मैच में आपको और लेंथ की ज़रूरत होती है, जब आप वनडे मैचेस खेलते हैं आपको और लाइन लेंथ की ज़रूरत होती है। आप बैटिंग पिचेस पर खेल रहे हैं, आपकी लाइन लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, आप थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं, सीम स्विंग हो रहा है, आपकी कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। आप थोड़ा सा अनइवन जैसा न्यूयॉर्क का था, आपको डिफरेंट लाइन लेंथ की ज़रूरत होगी। तो वो हर जगह पर एडजस्ट करते हैं। तो जहाँ पर उनमें नेचुरल टैलेंट पाया जाता है, उसके साथ साथ प्रेरित भी है ये उनको उनकी सोच भी वो उस तरीके से है कि वो प्रोएक्टिव हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उनका कंडीशंस का मिल जाना एक और बात होती है, कंडीशंस का इस्तेमाल करना एक और बात होती है। अगर आप टॉस जीत गए, टॉस जीत कर यहाँ पर कंडीशंस ये कहती हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, टॉस जीत गए आप, ठीक है नहीं, तो फास्ट बॉलर्स ने उसके बाद कुछ करना है तो विकेटें मिलनी है ना। अगर फास्ट बॉलर्स उन कंडीशन से फ़ायदा उठाने के मुताबिक के लिए वो बॉल ही ना करें जहाँ पर कि फ़ायदा मिल सकता है, तो फिर आप नहीं उठा सकते हैं ना। तो ये कंडीशंस उनको मिलें, वो उसका भी फ़ायदा उठाते हैं, कंडीशंस ना भी हों वो क्रिएट कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, ग्रेट बॉलर्स होते हैं, वो इसी तरीके से अपने आप, वो ऐसे ग्रेट नहीं बनते, ग्रेट ऐसे ही बनते हैं जो जिनके ऊपर कंडीशंस असर नहीं करती हैं, जो लिमिटेड नहीं होते हैं, महदूद नहीं होते अपनी परफॉर्मेंस के मुकाबले में, अपनी विकेटें लेने या रन्स करने के मुकाबले में। जो ग्रेट्स बनते हैं, जो अजीम खिलाड़ियों को जिन्हें लक़ब दिया जाता है, उसके पीछे उनकी कारकर्दगी होती है मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ खेलने वाली। तो सब जगह पर जब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं तो उसके बाद ही आपको फिर एक बिल्कुल मुनफरिद बल्लेबाज या बॉलर शुमार किया जाता है। तो बुमराह का शुमार उन्हीं खिलाड़ियों में होता है, उन्हीं बॉलर्स में होता है कि जो ना सिर्फ कुदरती तौर पर बासलाहियत हैं, उन्होंने मेहनत करके अपनी सलाहियतों में निखार पैदा किया है, महारत हासिल की है, और उस महारत में अगर आप मुसलसल मेहनत करते जाते हैं तो फिर आपको कंट्रोल आता है। तो उनका कंट्रोल है, वो गेंद को अपनी मर्ज़ी के साथ जहां वो फेंकना चाहते हैं वो फेंकते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं, और उसके लिए उनकी मेहनत है, फिज़िकल फिटनेस के ऊपर मेहनत है, आपकी डेडिकेशन है, आप फोकस रहते हैं अपने टारगेट के ऊपर, आप अपनी पोजीशन को पढ़ते हैं कि मैंने इनसे कहाँ पर इनको पकड़ना है, कहाँ दबाना है, कहाँ पर बॉल जो है यॉर्कर करना है, कहाँ थोड़ी लेंथ करनी है, कहाँ बाउंसर करना है, कहाँ इनको मैंने स्लोअर वन करना है। जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने दूसरे बॉल किया तो स्लोअर बॉल कर दिया, हालांकि वो ऐसा नहीं करते हैं अमूमी तौर पर। सो वो उनकी सलाहियत है जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं और फ़ायदा दे रहे हैं उनको। अर्शदीप भी ठीक कर रहे हैं बॉलिंग, सपोर्ट मिलती है उनको। अर्शदीप इसलिए लकी हैं कि उनको बुमराह और पांड्या की मौजूदगी में एक ऐसा पेयर फास्ट बॉलर्स का मौजूद है कि जो अगर अर्शदीप को रन्स भी होते हैं तो वो उसकी जो रन्स लीक करते हैं तो वो उनकी किफ़ायती गेंदबाजी से वो छुप जाते हैं। मतलब उनको फ़ायदा हो जाता है कि चूँकि वो अभी यंग हैं, नौजवान हैं, सीखेंगे आगे जाके गेंदबाजी करना। सो उसका, लेकिन पांड्या का और उनका होना उनके लिए एक सुकून का सांस है कि चलें अगर रन्स हुए भी हैं तो वो दूसरी तरफ से रन्स रुक जाएंगे, विकेटें भी निकल जाएंगी। तो उनके लिए बहरहाल कल भी देखें कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो विराट और रोहित नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद 196 ऑन बोर्ड हैं और एक अच्छे मार्जिन से फतह है। अच्छा राज, सिर्फ पेस बैटरी बल्कि स्पिनर्स भी आप कल देखें, कुलदीप यादव ने जैसे गेंदबाजी की, 3 विकेटें ले ली, उन्हें रन देखे और 2 प्लेयर्स को LBW भी किया। हालांकि बांग्लादेशी स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, तो कुलदीप भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। देखें स्पिनर का भी फर्क होता है ना कि किस स्पिनर को आप अच्छा खेलते हैं। कोई स्पिनर होते हैं जिनको हर कोई अच्छा नहीं खेल सकता, आप बहुत ही स्किल्ड हों तो आपको, मतलब एक है कि आपको सिर्फ एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उसमें सिर्फ आपको ऑफ स्पिन ही होता है बॉल, उसकी वेरिएशन उतनी नहीं है। कुलदीप जो है इनकी डिफरेंट किस्म की स्किल है, मतलब बॉल को दोनों तरफ घुमा देते हैं तो वो मुश्किल होता है उनको खेलना। और फिर अगर पिच में से थोड़ी सी मदद मिल रही है, अच्छे एरिया पे हो,
फिर वेरिएशन, पेस वेरिएशन जो उनकी है वो बहुत शानदार है। 2019 के कुलदीप यादव में और 2024 के कुलदीप यादव में बहुत फ़र्क है। ठीक है, उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया, मेहनत की है, तो इम्प्रूव हुए हैं। तो इसलिए वो एक सेट जो बना हुआ है अब तक तो अच्छा लग रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक बड़ा मैच होगा। बिल्कुल, वो जो भी टीम मैच जीतेगी बाहर, और उसके बाद वैसे तो अभी अफगानिस्तान भी देख रहा है अगर और मगर की सूरत हाल से दो चार है, लेकिन उनके पास देखें ना, अक्षर पटेल भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, 3 ये हो गए, शिवम दुबे 4, जसप्रीत बुमराह 5, हार्दिक पांड्या 6 और उसके साथ अर्शदीप 7, तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कप्तान इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आप शिवम दुबे को एक साइड पे रख दें तो 6 ऐसे हैं जो सारे के सारे आपके 4 ओवर आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल, उनके पास ऑप्शंस हैं और वो एक मेथड के तहत खेलते हुए आ रहे हैं। दुबे हालांकि उतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है ना, उतने रन्स कर रहे हैं, रन्स कल भी उन्होंने वैसे किए, उनका नाम पहले बैटिंग में रह गया, लेकिन वो अभी तक अपने उस कलर में नज़र नहीं आए जिसके लिए उनको लाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो मैच खेल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से रोहित और विराट रन्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनका एक मयार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओपनिंग पेयर को नहीं छेड़ा, ना उन्होंने 1 डाउन को छेड़ा है। वो टीम अपनी बनाकर पहुंचे वेस्ट इंडीज यूएसए में और उसी टीम के साथ खेल रहे हैं, उसी टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ खेलने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही ख्याल आता है कि नहीं ये 2 जा रहे हैं ओपनर, नहीं इसको छोड़ दें, इसको भेज दें। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपको ख्याल है नहीं ये फास्ट बॉलर नहीं जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। वो कोई सक्सेस है तो सक्सेस का एक मेथड है, उसका एक प्रोसेस है। आपको जहाँ प्रोसेस नज़र आएगा, आपको जहाँ मेरिट नज़र आएगा, वहाँ पर जहाँ पर सलाहियत को अहमियत दी जाएगी, जहाँ पर काबिलियत को अहमियत दी जाएगी, वहाँ पर आपको नताइज मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। खैर, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो। हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो उसमें बात कर लेते हैं इंग्लैंड और यूएसए की। उमर और मैं भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और हाफिज़ साहब से भी ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उमर का कहना था कि यूएसए भी एक अच्छी टीम रही है, लेकिन उमर और मैं सेम पेज पर थे कि इंग्लैंड मैच जो है वो विन कर सकता है। हाफिज़ साहब, डेफिनेटली एक टीम फेवरेट जो है वो तो इंग्लैंड है ही। वी नो कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन यूएसए ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि आज का मैच इंग्लैंड यूएसए में वन साइडेड हो सकता है, या हमें ये मैच इंटरेस्टिंग साइड पर लेकर जा सकता है? देखें, बात क्या है कि इंग्लैंड एक बड़ी अच्छी साइड है। आज जैसे अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, जो क्रिकेट में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान और यूएसए की टीम में भी बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ठीक है, इसलिए आप ये तो कहना मुश्किल होगा कि क्योंकि क्रिकेट में आप आखिरी गेंद फेंके जाने तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक कि आखिरी रन लिया ना जाए, आखिरी विकेट गिर ना जाए, आखिरी बॉल हो ना जाए, उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऑन पेपर्स इंग्लैंड एक बहुत बेहतर टीम है। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ आ रही है और उनको मेरा ख्याल है ये मैच न सिर्फ जीतना है, बल्कि उनको अपना रन रेट भी बेहतर बनाने की तरफ जाना है। शायद मेरा ख्याल है कि उनको अपने रन रेट की तरफ भी जाना है। काफ़ी पीछे तो इंग्लैंड जो है वो इस हदफ के साथ बारिश का भी शायद कहीं खतरा हो सकता है। सो उनके 2 अहदाफ हैं, मैच जीतना है, अच्छे मार्जिन से जीतना है अपने रन रेट को बेहतर बनाने के लिए। तो इंग्लैंड उसको अप्रोच करेगा कि हम अपना जो रन रेट है वो भी बेहतर बनाएं, ताकि जब मैच ख़त्म हो सुपर 8 के, तो रन रेट की वजह से इंग्लैंड अगर पॉइंट्स किसी के साथ उसके बराबर हैं, तो रन रेट की वजह से वो ये ना हो कि वो क्वालिफाई ना कर पाए सेमीफाइनल में। तो इंग्लैंड के लिए मैच जीतना सिर्फ मानी रखता, उनका यही हदफ होगा कि पहले वो रन्स भी उतने मार्जिन से भी फतह हासिल करेंगे ताकि उनका रन रेट भी बेहतर हो। तो वो फेवरेट हैं और मेरा जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि वो ना सिर्फ मैच जीतने की तरफ जाना है उन्होंने, बल्कि उन्होंने रन रेट को भी बेहतर बनाना है। वो आपको नज़र आएगा कि वो इसीलिए खेल रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि 13.5 ओवर में अगर आप अपना रन रेट बेहतर बना सकते हैं तो आप उसको 17वें 18वें ओवर में ले जाएंगे। वो उसको फिनिश करेंगे अपने मैक्सिमम के ऊपर के, जहाँ पर उनको क्वालिफिकेशन में कोई मसला ना हो। सुपर 4 होने ना इसके बाद टॉप 4, तो टॉप 4 में जाने के लिए उनको मसला अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का कल मैच, और वेस्ट इंडीज अगर जीतता है वो भी उसमें भी है ना, तो ये अगर मगर बनी हुई है अभी तक। तो आने वाले मैचेस खासे सारे के सारे जो है ना बड़े अहम हैं, आने वाले मैचेस बड़े अहम हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड उमर और मुझे अभी इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। हम डिस्कस करेंगे यूएसए और इंग्लैंड के मैच के मुतालिक, क्योंकि
इंग्लैंड के मुतालिक जैसे हाफिज़ साहब ने बताया कि मैच उनके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे टॉप 4 का मरहला आना है, यानी तीसरा मरहला और उसके बाद फिर फाइनल। सो देखना ये है कि इंग्लैंड आज अपना मैच किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है, किस अप्रोच के साथ जाता है, बिकॉज आज का मैच उनके लिए बड़े मार्जिन से जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की भी, क्योंकि हमारी सपोर्ट ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज़ के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ उनका मुकाबला है कल। सो एवरीवन हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।